अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। इट इज़ इंडीड अ गुड मॉर्निंग। जब हमारे पास अच्छी खबर होती है, आपको पता है कि सब कुछ अच्छा ही हो जाता है। तो पाकिस्तान वेस्ट इंडीज से जीत भी गया मैच और फिर सीरीज भी जीत गया। सो दैट इज द गुड न्यूज़, क्योंकि कल 1-1 हो गया था ना, आपको पता है कि 1 ईच। ये फैसला कुन मार्का था। 13 रन से शिकस्त दी है वेस्ट इंडीज को पाकिस्तान ने। यस, तो हम दिखा रहे हैं जनाब, पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को तीसरे T20 में शिकस्त देकर सीरीज अपने नाम कर ली है। और कल तक जरा हमें टेंशन हो गई थी क्योंकि 1-1 से सीरीज बराबर हो गई थी, लेकिन आज शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है बॉयज ने। डॉटर हिल में खेला गया यह तीसरा T20 और फैसला कुन T20, और पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। ओपनर थे हमारे साहबजादा फरहान और साइम अयूब, और इन दोनों ने ये बड़ी अच्छी जोड़ी रही ओपनिंग, कमाल पार्टनरशिप दिखाई है। आपको पता है फ़खर जमान जो है वो इंजर्ड हो गए थे पिछले मैच के 19वें ओवर में, और वो वापस रवाना भी हो गए होंगे या हो जाएंगे। सो ही इज़ नॉट पार्ट ऑफ द सीरीज एनी मोर। सो साहबजादा फरहान और साइम अयूब ने टीम को शानदार आगाज़ फराहम किया। दोनों ने 138 रन की शराकत कायम की पहली विकेट पर। सो ये है साइंस, और उसके बाद फिर चल हमने एक बड़ा टोटल खड़ा किया। फिर मामला बड़ा अच्छा हो गया। साहबजादा फरहान ने 53 गेंदों पर 5 छक्कों और 3 चौकों की मदद से 73 रन की इनिंग्स खेली, और ऐसे चौके छक्के फ्लाइंग अराउंड कर रहे थे कि और कभी कभार मैच इतना अच्छा स्टार्ट हो जाता है कि आपको अच्छी फीलिंग हो जाती है दैट वी आर ऑन आवर वे टू विनिंग। इसी परफॉर्मेंस पे, इसी इनिंग पे इन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया, जो कि मिलना भी चाहिए था। ही इज द वन हु डिजर्व्ड इट द मोस्ट। उसके बाद बहुत से लोग आए। हसन नवाज 7 गेंदों पर 15 रन बनाए उन्होंने। मोहम्मद हारिस 2 रन बनाकर रन आउट हुए। साइम अयूब ने 49 गेंदों पर 4 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 66 रन बनाए। सारों ने अपनी ऑलमोस्ट सारों ने अपनी कंट्रीब्यूशन दी। पाकिस्तान ने 4 विकेटों पर 189 रन स्कोर किए थे। जवाब में पहले ओवर से ही वेस्ट इंडीज ने जारहाना अंदाज अपनाया, सर्टनली अपनाया, कोशिश उन्होंने भी की। हसन अली के ओवर में 16 और नवाज के ओवर में 19 रन बने, और उनके जो बैटर हैं जेवल एंड्रियो 24 रन बनाकर आउट हुए। शहोप ने 7 रन बनाए, और दीगर भी अपना हिस्सा डालते रहे। मैच आखिर तक इंटरेस्टिंग रहा, लेकिन पाकिस्तान ने मैच 13 रन से जीत लिया, और ओवरऑल सीरीज में बेहतरीन बॉलिंग करने पर मोहम्मद नवाज को प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड भी दिया गया है। ज़बरदस्त। लेकिन बीच में हमें समझ नहीं आ रही थी कि वेयर वी आर हेडिंग, और फिर सीरीज जरा हमारे मेरी कंटेंडर्स जो अनाउंस कर रहे थे ना, हुमा का ख्याल था कि शायद साइम अयूब को मिल जाएगा, लेकिन जो अनाउंसर थे उन्होंने भी कहा कि देयर वर मेनी कंटेंडर्स फॉर द प्लेयर ऑफ द सीरीज, और ये अवार्ड जाता है मोहम्मद नवाज को बेहतरीन इकॉनमी और सब विकेटें हासिल करने पर। सो ये अच्छा इख्तिताम हुआ है T20 सीरीज का। इसके बाद वनडे मैचेस हैं, और वो हैं ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में, और ये था अमेरिका। आई लाइक इट। मैंने कोई पिछले 3 दिनों में आपसे कोई 8 बार सुना। आई वेरी लाइक इट। वेस्ट इंडीज बड़ा अच्छा खूबसूरत मुल्क है वैसे। वो कॉन्टेस्ट नहीं होते थे मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स टाइप, वो तभी सुना था, और उसके बाद कभी नहीं सुना, और अब चूंकि मैचेस हो रहे हैं तो अब सुन रहे हैं। इन एनी केस राशिद भाई हमारे साथ हैं, राशिद लतीफ़ इज़ विद अस, याया हुसैनी भी हमारे साथ हैं। राशिद भाई बहुत बहुत मुबारक हो आपको, क्योंकि कल वाले मैच के बाद लग रहा था कि हम वहीं फंस गए हैं, इसलिए हमने कल आपसे मुलाकात ही नहीं की। हमने मुलाकात ही नहीं की, हमने कहा पूरा ख़त्म होगा तो बात करेंगे। सो गुड न्यूज़ एट द एंड ऑफ द डे। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छी न्यूज़ है, अच्छा मैच हुआ, और जो हम शायद काफ़ी अच्छे से बात कर रहे थे कि इन प्लेयर्स को पाकिस्तान की टीम की प्लेइंग 11 में होना चाहिए। बाहर के प्लेयर्स जो बैठते हुए आए हैं उनकी अच्छी कारकर्दगी रही। साहबजादा फरहान, सुफियान मुकीम, और एक हैरत अंगेज बात यह कि आज पार्टिसिपेशन नहीं रही हमारे कप्तान की, ना बैटिंग में ना बॉलिंग में। तो ये बहुत बड़ा फर्क था पाकिस्तान क्रिकेट का। अगर वो करते तो शायद थोड़ा सा मुश्किलात जीतने में हो सकती थी। लेकिन ओपनिंग पार्टनरशिप हर फॉर्मेट में बहुत अच्छी होनी चाहिए, या ज़रूरी है फाउंडेशन बनाने के लिए। साहबजादा फरहान और साइम अयूब ने बहुत ही उम्दा बैटिंग की, और 138 रन की मैच विनिंग पार्टनरशिप कह सकते हैं, क्योंकि मैच जीत गए। हमारे चांसेस हो गए थे एक दफ़ा फिर हारने के, लेकिन बड़ी पार्टनरशिप रही है। और आखिर में जो हमने रन बनाए ना, हमने बहुत 54 रन से 4 ओवर में बनाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। आखिर में कल अगर हम मैच हारे हैं, हमने 4 ओवर में 18 रन बनाए थे, वो 4 विकेट खो दिए थे, लेकिन आज हम 4 ओवर में 54 रन बनाए और 2 आउट हुए। तो ये शायद
पॉइंट था हमारा जीतने का। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है राशिद भाई कि हम सीरीज जीत गए। ज़ाहिर है हम ओवरऑल एनालिसिस भी करते रहे हैं हर मैच पे, इनफरादी तौर पर प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पे भी। लेकिन अभी आपने एक कमेंट किया तज्जिया अपना देते हुए कप्तान की परफॉर्मेंस पे। सो कप्तान की परफॉर्मेंस पे हमने पहले भी डिस्कशन किया है। इस सीरीज़ में ओवरऑल हमें बैटिंग या बॉलिंग में कप्तान का किरदार एज सच उस तरह से नज़र नहीं आया। फिर उनकी कप्तानी को आपने कैसा पाया, इस पे सर्टनली हमें आपका कमेंट चाहिए, क्योंकि ये पहले भी हुआ है या अभी हम देख रहे हैं कि कप्तान की पोजीशन जस्टिफाई नहीं हो पा रही टीम में। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि एक सुपर 6 हांगकांग में होती थी, उसका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कप्तान मुझे बना दिया था। और मेरी टीम में सारे छक्के मारने वाले प्लेयर थे। वसीम अकरम थे, शाहिद आफरीदी थे, अजहर महमूद थे, रज़ाक थे, इमरान नज़ीर थे। तो इसमें तो मेरी जगह नहीं बनती ना। तो शुरू के 1-2 मैच खेलने के बाद मैंने वसीम अकरम को कप्तानी दे दी थी और वो पूरा टूर्नामेंट शायद हम जीत गए थे। तो यहाँ पे इनका यूटिलाइजेशन एक इनकी नहीं हो रही है, बहुत कम हो रही है। और दूसरा फखर जमान का कंसर्न बहुत ज्यादा हो गया है। हम चैंपियन ट्रॉफी से अब तक देखेंगे वो फुल पूरे तरीके से टीम में आ नहीं पाए, जिसकी वजह से साहबजादा फरहान को मौका मिला और उन्हें 2 मैचेस में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। एक बांग्लादेश वाला मैच वहाँ 63 या 64 रन किए थे, और आज का मैच तो एशिया कप है और फिर हमारे पास कप्तान, और मेरे ख्याल से शायद फखर जमान की जगह खाली होती हुई नजर आ रही है। अच्छा है नए प्लेयर लाए और जगह बनाए, क्योंकि हसन नवाज ने इम्प्रेस किया और उन्हें अच्छी बैटिंग की है। साइम अय्यूब वापस आए, 2 और 50 किए उन्होंने। तो शायद जो आपका सवाल है कप्तान का, वो शायद क्रिकेट बोर्ड भी सोच रहा होगा कि इनको किस तरह से यूटिलाइज करें, या खुद वो किस तरह से अपने आप, क्योंकि फॉर्मेट बहुत शॉर्ट है, वो इतना कामयाब रहे नहीं। हम बार बार ये कह रहे हैं टेस्ट क्रिकेट हो या वनडे हो, बड़े कामयाब रहे हैं वो, लेकिन आज उन्होंने हल्के हल्के अपने आप को इस मैच से बाहर कर दिया। जब जितना वो बाहर होते गए पाकिस्तान इतना मैच जीतने की करीब जाता चला गया। जी या एक इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है या अब ऑब्वियसली हमने ये सीरीज जीत ली, इसके बाद ओडीआई है। सबसे पहले तो फखर जमान की इंजरी की बात कर लें। हाउ मच इज इट गोइंग टू कॉस्ट अस? कम से कम आज के मैच में तो नहीं लगा हुआ मुझे कि कहीं फखर जमान को कमी नहीं महसूस हुई इस तरह से। हाँ, लेकिन अभी तो हम T20 थे ना, तो अब ओडीआई की तरफ जाना है। लेट्स टॉक ऑन दैट, आगे की बात कर लें। हाँ, तो अब फखर जमान नहीं है, खिलाड़ी अनफिट होते रहते हैं और ये पार्ट एंड पार्सल है। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि सीरीज में जिस तरह की कारकर्दगी साहबजादा फरहान की रही है, उनको ये मौका मिलना चाहिए, उनको आपको कैरी करना चाहिए अपनी ओडीआई टीम में भी, क्योंकि लिस्ट में उनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। लेकिन अभी तक वो पाकिस्तान से सिर्फ 16 T20 मैच खेले हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब वो रन्स करते हैं तो वो टीम के अंदर अपनी वैल्यू को ऐड करते हैं। उन्होंने होम ग्राउंड पर 50 किया था, प्लेयर ऑफ द मैच थे। फिर बांग्लादेश में उन्होंने 50 किया, प्लेयर ऑफ द मैच थे। फिर उसके बाद आज उन्होंने 50 किया, प्लेयर ऑफ द मैच हैं। जब वो रन्स करते हैं, जीतते हैं। 16 मैचों में उनके 3 50 हैं, 36 मैचों में साइम के 3 50 हैं। ओवरऑल अगर आज के मैच को आप देखें तो कल के मैच में और आज के मैच में एक चीज बड़ी वाज़ेह थी। कल जिस तरह राशिद भाई ने कहा कि आखिरी 4 ओवर बहुत खराब खेले, आज आखिरी 5 ओवर में हमने 59 रन किए और आखिरी 5 ओवर में ही 60 रन मैच जीतने के लिए दरकार थे वेस्ट इंडीज के टीम को। 15 ओवर में हमारे 130 रन थे, हमारा कोई आउट नहीं था। 15 ओवर में वेस्ट इंडीज के भी 130 रन थे, लेकिन उनके 3 आउट थे। लेकिन ओवरऑल अगर आज के मैच के हवाले से बात करें तो आज जब टीम सिलेक्शन हुआ तो एक चीज बड़ी हैरानकुन थी कि हसन अली को आज प्लेइंग 11 में रखना एक बड़ा सवाल था। खुशदिल शाह को आप टीम में लेकर आए। अभी आप कप्तानी के हवाले से बात कर रहे थे सलमान अली आगा की, तो कहीं ऐसा महसूस होता है कि ग्राउंड में आपके कप्तान सलमान अली आगा जरूर हैं। और अगर आप उनकी कारकर्दगी के हवाले से बात करते हैं तो जिस तरह मैंने आपको कहा कि 16 मैचों में 3 50 हैं साहबजादा फरहान के, 36 मैचों में 3 50 हैं साइम अय्यूब के, और 16 मैचों में 3 50 हैं सलमान अली आगा के। याद रहे वो इनिंग को ओपन नहीं करते। आखिरी 9 मैचों में पाकिस्तान 6 T20 मैच जीता है, 2 सीरीज 3 सीरीज में पाकिस्तान जीता है। आपके कप्तान सलमान अली आगा हैं। ठीक है कि वो बॉलिंग नहीं कर रहे, लेकिन पिछले मैच में अगर आप देखते हैं तो पिछले मैच में उन्होंने 33 गेंदों पर 1 छक्के 3 चौकों के साथ वैल्यूएबल पाकिस्तान के लिए 30 प्लस की इनिंग खेली थी और एक ऐसे मौके पर खेली थी जब आपके 25 पर 3 आउट थे और वहां से वो आपको 133 तक लेकर आए थे। पहले मैच में उनकी कप्तानी आपके सामने है
वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, अपने आप को नीचे लेकर आ रहे हैं। सेम यही चीज आपको हारिस के ऊपर भी अप्लाई होती हुई दिखाई दे रही है। हारिस की भी सीरीज में परफॉर्मेंस नहीं रही, पिछली सीरीज में भी 3 मैचों में उनके 9 रन थे, इस सीरीज में भी वो बड़ी इनिंग नहीं खेल सके। मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर उनकी कारकर्दगी को लेकर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन जहां पर आप उनको मौका दे रहे हैं, पहले मैच में एक गेंद खेलने का उनको मौका मिला था, उन्होंने छक्का मार सवाल तो पता नहीं उठ रहे, लेकिन हमें जरा तजस्सुस जरूर हो रहा है कि वो अपनी ही यूटिलाइजेशन क्यों नहीं कर पा रहे। 2 लेफ्ट हैंडेड बैटर जब खेल रहे हैं तो एक ऑफ स्पिनर के तौर पे उन्हें खुद नहीं आगे आना चाहिए था, क्योंकि जब किसी और की कप्तानी में खेलते थे वो, तो वो उन्हें एज एन ऑफ स्पिनर यूज करते थे। हम यह आपका भी कमेंट लेंगे, लेकिन इस पर राशिद भाई आपके जहन में शायद कोई तौजीह हो। नहीं, बॉलिंग कर सकते हैं। देखिए, बहुत जरूरी होता है कि आप टच में रहें। कुछ मैच ऐसी होता है, जरूरी नहीं पूरे 4 ओवर्स करें, 1 ओवर 2 ओवर आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में करने होते हैं। अगर आपको गैप आ जाता है कि अगर आपने बॉलिंग ही नहीं की 6 मैचेस में या 5 मैचेस में, फिर अचानक यहाँ पे शारजा में जरूरत पड़ जाती है, दुबई में जरूरत पड़ जाती है, तो आप रूटीन पे होना चाहिए। और वो ऐसे बॉलर हैं, देखिए यूटिलाइज तो किया हमने, वनडे क्रिकेट हो या T20 हो। अगर दूसरा कोई कैप्टन होता था, जरूरत पड़ने पे उनसे परफॉर्मेंस निकलवाई है। ये शायद अपनी परफॉर्मेंस खुद नहीं निकलवा पा रहे, तो इनको भी एक अच्छा कैप्टन शायद चाहिए। जी, नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम हिम एंड हिज कंट्रीब्यूशन, और जो आपने उनका रिकॉर्ड अभी पेश किया आया, लेकिन ये जो हमने दूसरी बातें की हैं, इसकी आपको क्या वजह समझ आती है? देखिए, बिल्कुल आपका जो सवाल है वो अपनी जगह बजा है, और उसकी बुनियादी वजह ये कि सीरीज में हम 3 स्पिनर्स के साथ खेले हैं। साइम अयूब ने 10 मैचों में 78 रन देकर 5 आउट किए, 12 ओवर में 59 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। सुफियान मुकीम ने 3 मैचों में उनके क्रेडिट पर विकेट 3 है, लेकिन उनकी जो कारकर्दगी है, उन्होंने दूसरे खिलाड़ियों के लिए विकेट लेने के मौके पैदा किए। 11 ओवर में 70 रन देकर 7 विकेटें हासिल की। मोहम्मद नवाज ने सीरीज के लीडिंग विकेट टेकर रहे, जिस तरह भी आपने बताया प्रोग्राम की शुरुआत में कि सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड उनको मिला। देखिए, यहाँ पर जो बात वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रही है, आज आपने यूटिलाइज किया फ़हीम अशरफ को एक ऐसे टाइम पर जब पहले ओवर में 16 रन बने हसन अली के, पहले ओवर में 17 रन बने मोहम्मद नवाज के। कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मोहम्मद नवाज के लिए जगह बनाई जा रही है। उन्होंने पिछली सीरीज में 3 मैचों में 3 आउट किए थे, 29 रन किए थे, उनको पूरे 3 मैच खिलाए गए थे। उसके बाद इस सीरीज में उनको मौका दिया गया, नया बॉल आपने उनसे करवाया, लेकिन कप्तान कहीं अपने आप को पीछे रख रहे हैं, और उसकी बुनियादी वजह ये नजर आ रही है कि वो साइम अयूब से कोटे के पूरे 4 ओवर्स करा रहे हैं। लेकिन आज के मैच में भी अगर देखा जाए तो उनकी बॉलिंग बंदी थी, पिछले मैच में भी अगर देखा जाए उनकी बॉलिंग बंदी थी। न सिर्फ उन्होंने खुद बॉलिंग की पिछले मैच में, बल्कि उन्होंने फ़हीम अशरफ से भी 1 ओवर नहीं डलवाए। लेकिन आज फ़हीम ओवर के 2 ओवर जो थे फ़हीम अशरफ के, इंतहाई इंपॉर्टेंट ओवर थे। मेरा सवाल ये नहीं है कि क्यों बॉलिंग नहीं कर रहे सलमान अली आगा, मेरा सवाल ये है कि जब स्पिनर्स की सीरीज में कारकर्दगी इतनी गैर मामूली है, तो फिर आपने इस टीम में क्यों नहीं रखा अबरार को? अगर अबरार इस सीरीज में पाकिस्तान टीम में होते, जिस तरह आप वेस्ट इंडीज की टीम में देखें, अकील हुसैन थे, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया, गुडेश मोती थे, उसके अलावा रोस्टन चेस थे, वाई हम एक प्रॉपर स्पिनर के साथ क्यों नहीं खेल रहे? हम ऑल ये सवाल वाकई हम भी इसका जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। अबरार वाला सवाल तो हम भी आपसे पूछने लगे थे कि उनको कंसिडर क्यों नहीं किया गया। लेकिन लेट्स मूव ऑन टू द ओडीआई नाउ। राशिद भाई, क्या सेटअप आप देख रहे हैं? प्लेइंग 11 क्या होगी? क्या चेंजेस? मतलब ऑब्वियसली ओडीआई की तो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है, लेकिन क्या आपको नजर आ रहा है कि कौन से नाम होने चाहिए थे या होंगे? देखिए, अगर अपोजिशन देखते हैं वेस्ट इंडीज की, हमें एक मैच भी नहीं हारना चाहिए था इनके साथ, क्योंकि ये तो हारती हुई टीम है बिल्कुल। और वो बांग्लादेश में भी देखें, सीरीज हम हार गए, 2-0 हुआ है, 2-1 हुआ है वहाँ पे, और यहाँ पे हम 2-1, फिर जिम्बाब्वे में भी हम एक मैच हारे। ये एक मैच क्यों हारते हैं हम? ये सवालिया निशान शायद हम लोगों की जिंदगी में रहेगा। जिस टीम को हम व्हाइट वॉश कर सकते हैं, वहाँ हम मैच हार के आ जाते हैं, अपनी गलतियों से हारते हैं। या तो प्लेइंग 11 खराब होती है, या तो कप्तानी खराब हो रही होती है। खैर, यानी पे वनडे की बात करते हैं, रिजवान एंड बाबर आए, तस्वीरें बहुत तेजी से वायरल हो रही हैं चेयरमैन साहब के साथ, और शायद कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि व्हाइट वॉश तो नहीं, लेकिन टफ सीरीज होगी। वेस्ट इंडीज अपनी ग्राउंड पे ट्रिनिडाड में बेहतर है, ये फ्लोरिडा में न्यूट्रल वेन्यू चाहिए, तो वहां पे शायद ज्यादा बेहतर कारकर्दगी दिखा सके। हमारे वही मोस्टली प्लेयर तो वही है। फखर जमान को हमने मिस किया, और करेंगे उनको। और फखर जमान का ये कि आज अनफिट नहीं हुए, वो चैंपियन ट्रॉफी से पहले उससे पहले अनफिट होते हुए चले आए, तो उनका सिलेक्शन क्यों हो रहा है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। वही चीज जो हम बात करते थे कि बाबर सपोर्ट कर रहा है अपने प्लेयर्स को,
क्या यहाँ पे भी तो सपोर्ट नहीं किया जा रहा है इनको? क्योंकि वो खेल ही नहीं रहे, एक सीरीज एक दो मैच पूरे नहीं खेल पा रहे, तो वो हर टूर पे होते क्यों है साथ में? ये भी सवाल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, उनके मेडिकल स्टाफ से जो उनको कैरी कर रहा है। वैसे वैलिड पॉइंट है बिल्कुल कि अगर इफ ही इज नॉट वो ऑप्टिमल परफॉर्मेंस उनकी नहीं है, इंजरीज चल रही हैं, तो बार बार क्यों वो सेलेक्ट हो रहे हैं? दैट्स राइट। अच्छा, वनडे में क्या अबरार को चांस मिलेगा आपको लगता है? या सुफियान मुकीम की परफॉर्मेंस भी एज अ बॉलर, बैटर तो चले ज़बरदस्त कर ही रहे हैं, एज अ बॉलर वो अपने आप को मेरे सीरीज में उन्होंने बेहतरीन मनवाया, आज के मैच में भी मनवाया। देखिए जिस तरह आप मोहम्मद नवाज को कैरी कर रहे हैं, मुझे कहीं ऐसा फील हो रहा है कि आप मोहम्मद नवाज की टीम में जगह बना रहे हैं, उनके लिए जगह जो है वो क्रिएट की जा रही है, आप उनकी ऑलराउंड कारकर्दगी के ऊपर उनके ऊपर ज्यादा इन्हिसार कर रहे हैं। नो डाउट उन्होंने इस सीरीज में 7 विकेट हासिल की, लेकिन एक बैटर के हैसियत से वो अपने आप को अभी तक यूटिलाइज करने में नाकाम रहे हैं। 60+ पाकिस्तान के लिए T20 खेल चुके हैं, 150 उनके क्रेडिट पे नहीं है। वनडे की आप बात करें, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान का वेस्टइंडीज से वनडे सीरीज में कोई मुकाबला है, क्योंकि भारत इस वक्त आईसीसी वनडे रैंकिंग में नंबर 1 पर है, न्यूजीलैंड 2 पर है, 3 पर ऑस्ट्रेलिया और 4थे पर पाकिस्तान है, और 10वें नंबर पर जो है वेस्टइंडीज की टीम है। T20 क्रिकेट में वेस्टइंडीज की टीम अब डेफिनेटली पाकिस्तान ने उनको हराया है, वो 6ठे पे थे, हम 8वें पे थे, रैंकिंग में थोड़ी सी पाकिस्तान की बेहतरी आने की उम्मीद मौजूद है। लेकिन जिस तरह वनडे टीम की बात कर रहे हैं, रिजवान भी चाहेंगे, बाबर भी चाहेंगे कि वो एक अच्छा पैगाम दें, अच्छा मैसेज दें इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी वापसी के साथ। वनडे क्रिकेट में हमारी बेहतर टीम है, वनडे क्रिकेट में पाकिस्तान के पास अच्छे रिसोर्सेस मौजूद हैं। मुझे नहीं लगता कि वेस्ट इंडीज की टीम जो है उसको पाकिस्तान के लिए कोई मुश्किलात पैदा करना चाहिए। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये पता है यार ट्रेजेडी, मतलब हमें डर इसलिए लगता है कि जहां हमें बिल्कुल नहीं लग रहा होता ना, वहां कुछ ना कुछ हो जाता है। एग्जैक्टली, वहां कुछ ना कुछ हो जाता है। मतलब हम तवक्को तो यहाँ भी ये कर रहे थे, ठीक है, कि हम जरा वाइट वॉश कर सकते हैं, और वो जो एक मैच हारने वाली बात है ना। राशिद भाई क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ कि कप्तानी चेंज हुई है, शायद अबरार को खिलाएं, क्योंकि पावर प्ले में अक्सर वो बॉलिंग करते हैं वनडे क्रिकेट में। 3 से 4 ओवर अगर वो करते हैं तो फिर सुफियान मुकीम मिडिल ओवर कर सकते हैं आके, और बीच में 30 ओवर के बाद आप अबरार को लेके आते हैं। याया भाई की बात ठीक है कि नवाज, देखिए T20 में पावर प्ले में नवाज बहुत सक्सेसफुल रहा, लेकिन क्या अगर उनकी बॉल ब्रेक नहीं होती, वो पावर प्ले में वनडे में सक्सेसफुल हो सकते हैं, यानी यूटिलाइज कर सकते हैं। और फिर हो सकता है कि रिजवान सलमान अली आगा को भी यूटिलाइज करें। जी, इसी में बात है, क्योंकि सलमान अली आगा बॉल जरूर करेंगे। हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि रिजवान उनको यूटिलाइज करेंगे, वनडे में अच्छी बॉलिंग की हुई हो। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू राशिद भाई, थैंक यू याया भाई। विद अस चले, हमने बहुत सी बातें कर ली, ऑब्वियसली शॉर्टकमिंग्स की भी हम बात करते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वी वन द सीरीज। अच्छा जी, हम जहां अगस्त में दाखिल हो चुके हैं, इस दफ़ा अपने जश्न आज़ादी बड़ा जोश और जज्बे के साथ मनाने की कोशिश कर रहे हैं, और करनी भी चाहिए, क्योंकि इस साल हमारी अचीवमेंट्स बहुत बड़ी हैं, हमने जंग जीती है, लेकिन बाज़ इशू ऐसे हैं जिस पे सर्टनली हमें खुसूसी तौर पर इन महीनों में बहुत ज़ोर देने की ज़रूरत है, बहुत बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये एक डब्बा खुला है, एक बम फटा है, क्या हो रहा है, हर रोज़ नाम नेहाद गैरत के नाम पर कत्ल रिपोर्ट हो रहे हैं ख़वातीन के। ये सिलसिला जो है ये कहीं रुकने को नहीं आ रहा, और इस पे हम इतनी बात कर रहे हैं इतने सालों से, लेकिन वाकई आजकल तो ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस कोई इस किस्म की खबर आ रही है। कल एक और जान चली गई, और वो भी एक बच्चे की माँ की जान। ये अफसोसनाक वाक़या आया है केपी में, खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला शांगला में पेश आया है, जहां एक नौजवान ने एक बच्चे की मां चाचाजाद बहन को कत्ल कर डाला। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है, विच इज़ एक्चुअली अ गुड डेवलपमेंट। मकतूला के वालिद की मुद्दईयत में दर्ज FIR के मुताबिक ये वाक़या जुमे को तहसील बशाम के इलाके बोबाई में पेश आया, और मकतूला के वालिद के मुताबिक वो रात 8 बजे घर पर थे जब उसकी बेटी बैतुल खला के लिए बाहर गई, और उसी दौरान उन्होंने गोलियों की आवाज़ें सुनी, और जब बाहर निकले तो उनके भतीजे को हथियार और बेटी को कुल्हाड़ी से मारते हुए देखा गया। और जब वो बेटी तक पहुंचे तो वो आखिरी सांसें ले रही थी, और वालिद के मुताबिक उनकी बेटी की शादी को 3 साल हो चुके हैं, और वो एक बच्चे की माँ है। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई तौर पर FIR दफ़ा 302 के तहत बिल्कुल दर्ज हुई है,
लेकिन इस दफ़ा 311 यानी गैरत के नाम पर कत्ल में इसे तब्दील किया जाएगा, क्योंकि मुलजिम को शक था कि उसकी कज़न किसी से मिलने जा रही थी, बाथरूम नहीं जा रही थी, वो किसी से मिलने जा रही थी। शक था और शक की बुनियाद पर उसने क्या किया कि एक बच्चे से उसकी माँ छीन ली, एक बाप से उसकी बेटी और एक इंसान को कत्ल कर दिया। नहीं तो उसकी कज़न थी ना उसकी वो बहन थी, ना बीवी थी, ना माँ थी। नॉट दैट दैट जस्टिफाइज, लेकिन वो ऑब्वियसली वो भी होता तो गलत ही होता। लेकिन तुम्हें अपनी कज़न पे नज़र क्यों तुमने रखी हुई है? एक तो हम कितने सवाल उठते हैं ना, व्हाई आर यू सो इन्वेस्टेड इन योर कज़न्स लाइफ कि तुम्हें लगा। महबूब अली हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा उनसे मालूम करने की कोशिश करते हैं। सवालात आप सही उठा रही हैं महबूब। ये बताइएगा, सबसे पहले तो पहले वक़ू बताइए, इस वाक़े का भी हम आपसे जानेंगे, लेकिन ये किस तरह का इलाका है, क्या सूरत हाल है, क्या डेमोग्राफी है, कितनी आबादी है? बिशाम का इलाका है बुबाई, इस गांव का नाम है, जो कि एक इंतहाई पहाड़ी इलाका है, काफ़ी दूर ये इलाका है। और इस इलाके में आमतौर पर यहाँ के जो रहने वाले हैं तो आमतौर पर यहाँ की बासी या तो मुख्तलिफ़ कानों में काम करते हैं या फिर ये गैर ममालिक में मजदूरी जो है वो करते हैं। इसलिए यहाँ पे चंद ही लोग जो है वो रहते हैं और अक्सर इनके मर्द जो है वो अपने इलाके से बाहर बैरून ममालिक या तो मजदूरी करते हैं या फिर क्वेटा बलूचिस्तान में या फिर हैदराबाद वगैरह में जो कोयले के कान है तो वहाँ पर ये लोग मजदूरी क्या करते हैं। ठीक है, ये तो आपने बैकग्राउंड बता दी कि इस जगह में क्या डेमोग्राफिक है। अब वजूहात क्या बनी इस सारे इंसिडेंट की? अपनी कज़न को मुबैना तौर पर कत्ल कर देना क्यों हुआ, क्या था? जो FIR दर्ज की है मकतूला के वालिद मोहम्मद अफजल ने, तो उनका ये कहना है कि उनके बेटी तकरीबन रात के 8 बजे, जो उनकी बेटी है खालिदा बीबी, तो वो घर से निकली रफ़ा हाजत के लिए। तकरीबन कोई 4 से 5 मिनट के बाद उन्होंने एक फ़ायर की आवाज़ सुनी। वो जिस तरह घर से बाहर निकले तो उन्होंने अपने भतीजे को देखा जो कि बाहर वहाँ पर मौजूद था, उनके साथ असलहा भी मौजूद था, साथ में वो कुल्हाड़ी की वार से उनके बच्चे को कत्ल कर रहे थे। इस दौरान मुलजिम जो है वो भाग निकलने में कामयाब हुआ, लेकिन थोड़ी देर के बाद जो मुस्तगीस है उनके वालिद जो है उसके मुताबिक उस लड़की का इंतकाल हुआ था। तो बज़ाहिर यूँ लगता है कि जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन भी की है, जो उनके वालिद इब्तिदाई तौर पर जो रिपोर्ट भी दर्ज की है, तो उसके मुताबिक इस लड़की के कज़न को इस बात का शुबा था कि ये जो लड़की है ये किसी के साथ मिलने मुलाकात के लिए बाहर गई है, इसलिए उन्होंने इनको कत्ल किया है। साथ में अहम बात यह है उमर अब्दुल्ला कि ये लड़की जो है ये शादीशुदा लड़की है, इनका एक बेटा भी है, जबकि इनके शौहर जो है वो तकरीबन गुज़िश्ता 8 माह से सऊदी अरब में मेहनत मजदूरी भी कर रहे हैं। तो ये भी बताया जाता है इन्वेस्टिगेशन की जानिब से कि चूँकि इस लड़की के अपने ससुराल में झगड़ा हुआ था, तो ये गुज़िश्ता 3 से 4 माह से तकरीबन वो अपने वालिदैन के घर में रिहाइश पर। अच्छा महबूब, इन वाक़यात में हम ये सवाल आपसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऐसा होता है, इस मुकदमे में अभी तक तो मकतूला का वालिद मुद्दई है, लेकिन इलाके वालों का प्रेशर होता है, ख़ानदान का प्रेशर होता है, जिरगा बैठ जाता है, ये इंटरवेंशन होती है। तो क्या विक्टिम की फैमिली को पुलिस प्रोटेक्शन मिल रही है? फैमिली है क्या, मतलब जिसने कत्ल किया वो भी तो इन्हीं की फैमिली है? तो ये बहुत से सवाल हैं। खैर बताइएगा महबूब। हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती है, आप इसको इलाके का टैबू कहे, आप इस इलाके के रिवायात कहे, आप रिवाज कहे, आप इसको कस्टम कहे या इसका कल्चर कहे, लेकिन बदकिस्मती से जब यहाँ पर इस किस्म के वाक़यात होते हैं तो अमूमन इब्तिदाई तौर पर केस भी रजिस्टर होता है, FIR भी रजिस्टर होता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी करती है, मुलजिम को गिरफ़्तार भी किया जाता है, लेकिन अमूमन यहाँ पर ये वाक़यात जो है बाद में सुलह हो जाता है। प्रेशर आ जाता है इलाके के मशरान की जानिब से, इलाके के जिरगों की जानिब से। तो यकीन पुलिस इब्तिदाई तौर पर प्रोटेक्शन तो दे रही है, लेकिन लगता यूँ है कि जिस तरह माजी करीब में अगर हम देखें तो इस किस्म के कई वाक़यात पहले भी सामने आए हैं, लेकिन आमतौर पर मुलजिमों को सजाएं नहीं दी जाती, बल्कि आमतौर पर ऐसे वाक़यात में जरगे होते हैं और फिर ये बात जो है ये सुलह पर ख़त्म होती है। मेरा ख्याल है कि ऐसे कस्टम ना कहें, इसे बदकिस्मती ही कह लें। बदकिस्मती है, मतलब अंदाजा करें कि कुछ प्रेशर में सुलह होगी, एक जिंदगी गुजरनी है आगे, मतलब आप किस तरह फेस करेंगे, किस तरह बैठे हुए हैं उसी फैमिली के साथ, उसी बंदे के साथ जिसने आपकी बेटी का कत्ल किया। फरसूदा रिवाज है, मतलब इन रिवाजों से हमारी कब जान छूटेगी? हमें आज़ादी हासिल किए हुए 78 साल हो गए हैं। आई विल स्टिक टू दैट क्वेश्चन कि उस कजन क्या वो इंटरेस्टेड था इस लड़की में? उसने इतनी नजर क्यों रखी हुई थी इस पे? Shouldn't that be no? सारी फैमिली में shouldn't this be question कि एक शादीशुदा औरत है ना घर में, बच्चा है उसके साथ, क्यों बाकियों ने उस पे नजर रखी हुई? तो ये तो अब पकड़ा गया है, अब देखें क्या इन्वेस्टिगेशन में मामला सामने आता है। इस पूरे पिंड में आदमी नहीं है और बाहर काम करते हैं ज्यादातर, मतलब तुम लोग क्यों यहाँ बैठे हुए हो? कत्ल गारत करने के लिए, नजर रखने के लिए?
so many questions here. अभी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हाजिर होते हैं। और आज मुल्क भर में पुलिस का यौम शुहदा भी मनाया जा रहा है, उस पर भी बात करेंगे, मेहमान भी होंगे हमारे साथ। बट आफ्टर दिस जियो कौमी हीरो। आपको पता है अगस्त का महीना शुरू हो चुका है और हम जश्न आज़ादी इस मरतबा और भी जोशो जज्बे के साथ मना रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अपने वो हीरोज़ जिनको हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, जिनका हक बनता है, जिनकी खिदमत को कौम के सामने आना चाहिए, जिनके हम सब मोतरफ़ है, हर रोज़ ऐसी कोई कहानी आपके सामने रखेंगे। और आज चूँकि मुल्क भर में पुलिस फोर्स का यौम शुहदा मनाया जा रहा है, सो हम भी इन्हें खिराज तहसीन पेश करेंगे। हज़ारों हमारे पुलिस एहलकार हैं जो आपको पता है इन द लाइन ऑफ ड्यूटी जाम शहादत नोश कर चुके हैं, चाहे वो सिंध हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो, दहशतगर्दी के खिलाफ मुकाबले हों, डाकू हों, चोर हों, कत्ल गारतगिरी हो, हर जगह हमें हमारी हिफाजत के लिए सफ़े अव्वल में खड़े नजर आते हैं। बहुत सी शिकायत भी होती हैं आवाम को, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी हमें रखना चाहिए। अगर ये ना हो तो आप सोचें कि क्या हाल हो, हम फील करें और क्या हाल हो। अच्छा, ये दिन मनाने का मकसद पुलिस के ऐसे बहादुर सपूतों को खिराज तहसीन पेश करना है जिन्होंने दहशत गर्दों, जराइम पेशा अफराद के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जान के नजराने पेश किए हैं। और ऐसे पुलिस के जवान ना सिर्फ हमारे हीरोज़ हैं बल्कि पूरी कौम उनके ख़ानदानों पर भी फ़ख्र करती है। इस पे हमने बात भी करनी है और आज बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है DIG सिंध पुलिस गुलाम असफर महेसर साहब ने। वो हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ, और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं तहमीना इकबाल साहिबा, और ये अहलिया हैं सब इंस्पेक्टर इकबाल मोहम्मद ख़ान शहीद की, जिन्हें 2017 में जामे शहादत इन्होंने नोश किया। इन्हें 5 गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया। ये बहुत ही अहम केस की तफ्तीश में किरदार अदा कर रहे थे, ऑन ड्यूटी थे। सो बहुत शुक्रिया आपका तहमीना बीबी, और DIG साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सो सर्टनली हर साल ही मनाते हैं, लेकिन ज़रूरी यह है कि ये कुर्बानियाँ, ये दास्तानें, ये कहानियाँ आवाम के सामने लाई जाएं, क्योंकि जो किरदार आप लोगों का पूरा साल रहता है, और लेकिन जो शहीद हो गए हैं उससे ज़्यादा कुर्बानी क्या ही कोई दे सकता है कि अपनी जान का नजराना ही पेश करते। जी बिल्कुल, 4 अगस्त जो है वो पाकिस्तान की पूरी सतह पे यौम शुहदा पुलिस है, और इस दिन को पूरे पाकिस्तान में जो पुलिस फोर्स है वो इसको यौम शुहदा के तौर पे मनाती है। और इसका मकसद जो है वो एक तजदीद अहद है उन शुहदा के साथ, उनकी फ़ैमिली के साथ, कि जिनकी लाजवाल कुर्बानियाँ जो हैं वो इंशाअल्लाह ताला रायगा नहीं जाएंगी, और हम उन्हीं के मकसद को थामे हुए हैं। और दिनों रात जो हम पुलिस फोर्स है वो आवाम की सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए और अमन अमान को कायम रखने के लिए अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। बहुत सारे गाजी हैं हमारे जो इस फोर्स के अंदर, जो जिनके साथी उनके साथ शहीद हुए, उन्होंने उनकी जो डेड बॉडीज़ हैं वो अपने हाथों से उठाई, हॉस्पिटल ले जाते हुए उनके हाथों में उन्होंने दम तोड़ा। तो ये वो जज्बा है जो हमें हर वक्त जवान रखता है, और मुल्क और कौम की हिफाजत के लिए हमारा सिपाही 1 सेकंड का भी जो है वो आसरा नहीं करता, और वो बड़ी से बड़ी कुर्बानी के लिए तैयार हो जाता है। तो उनकी इन लाजवाल कुर्बानियों को याद रखने के लिए और अपने आप के जज्बे को जवान रखने के लिए इस दिन को पूरे पाकिस्तान में जो है वो मनाया जाता है। और बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि इतनी और चीज़ें हो रही होती हैं, इतने चैलेंजेस हैं पाकिस्तान को दरपेश, और लोग कुर्बानियों को थोड़ा सा, क्योंकि हर रोज़ कुछ ना कुछ हो रहा होता है, तो वो साइडलाइन भी कर दिया जाता है। और लिहाजा अच्छा है कि एक दिन ऐसा भी मनाया जाए जिस पे बात। तो तहमीना साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी हिम्मत का काम है, आज आप हमारे शो पे भी आई हैं। तहमीना साहिबा, जब हम ऐसी विडोज से बात करते हैं, ऑब्वियसली आपके शौहर जो हैं वो शहीद हुए, लेकिन हमारा हमेशा ये एक क्वेश्चन मार्क रह जाता है कि इतनी रिस्की फोर्स में जहाँ कुछ भी हो सकता है, अगले मिनट का नहीं पता होता, लोग फिर भी उनमें शादियां करते हैं, ऑब्वियसली एक फैमिली बनती है। जब आपकी शादी हुई थी, आपके हस्बैंड जो थे वो पुलिस में थे, आपको इस बात की टेंशन थी कि अगले दिन का कुछ पता नहीं कि क्या होने वाला है?
देखिए ये तो एक बहुत फ़ख्र का मुकाम होता है कि आपको पता होता है कि आपकी शादी जिससे हो रही है वो दिल से इतना ऑप्टिमिस्ट है अपने मुल्क के लिए कि वो हर वक्त शहादत के लिए तैयार रहता है। देखिए कोई अगर ऐसे चलते फिरते किसी को टारगेट किलिंग किया जाता है या मारा जाता है तो उसको एग्जैक्टली पता नहीं होता कि उसको मारा जाना है या उसने मरना है। लेकिन जब हमारे जवान अपनी वर्दी पहन के बाहर जाते हैं उनको भी और उनके घर वालों को भी ये पता होता है कि कुछ पता नहीं इनके जाते ही कोई खबर आ जाए पीछे से। तो अल्लाह ताला ने हमारे दिलों में वैसी इतनी मजबूती डाली हुई होती है अल्हम्दुलिल्लाह से। ये है कि डर लगता है, जाहिर सी बात है, ऐसी कौन सा फैमिली मेम्बर नहीं है जिसको ये डर नहीं लगता है कि उनके घर का जो जवान है वो जा रहा है ड्यूटी पे, पता नहीं वापस आए ना आए। लेकिन ये जो एक शहादत का जज्बा जो है ना उस मतलब उनकी शहादत से पहले काफ़ी डर लगता था, लेकिन उनके शहीद होने के बाद जो है वो एकदम सब कुछ चेंज हो गया, एकदम एक गुरूर आ गया, एक फ़ख्र आ गया कि मतलब मैं सबको ये कह सकती हूँ कि मैं एक ऐसे शहीद की बीवी हूँ, बेवा हूँ या बीवी हूँ, खैर ज़िंदा है हमेशा, जिन्होंने अपनी जान जो है ना अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के बका के लिए, सलामती के लिए दी है। तो ये भी एक फ़ख्र का इंसान है। लोग तो हज़ारों मरते हैं, लाखों मरते हैं, लेकिन याद शहीदों को रखा जाता है क्योंकि उनके पीछे, उनके जाने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह भी होती है, उनकी कौम और मुल्क की सलामती, दूसरे लोगों की मतलब जानों का ख्याल रखना। तो रखता तो डर तो है बहुत, लेकिन ये है कि हिम्मत भी आ जाती है, अल्लाह ताला हिम्मत दे देते हैं। जी माशाल्लाह, आपकी जबकि हिम्मत को सलाम है। जी साहब, क्या प्रोसेस है पुलिस में जब कोई शहीद होता है या ज़ख्मी होता है, उसके अहल खाना का किस तरह से ख्याल रखा जाता है, या शहीद की कॉम्पनसेशन क्या है, और ताकि ज़ाहिर है जो जाने वाला है क्या, लेकिन उसके पीछे जो उसका ख़ानदान है उसकी ठीक से देखभाल हो सके। जी इसमें देखिए जान की तो कोई कीमत नहीं है, और लेकिन जो वक्त की सरकार है, गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम इन पैकेजेस को जो है वो रिवाइव करते रहे हैं। लाइक 2002 से ये शहीद कंपनसेशन पैकेजेस जो है वो चलते आ रहे हैं, बट इस वक्त का जो शहीद कंपनसेशन पैकेज है उस पर अगर बात की जाए तो तकरीबन 23.5 मिलियन की जो है एक ख़तीर रकम जो है वो शहीद के कंपनसेशन पैकेज के अंदर शामिल है। ना सिर्फ ये, उनको जब शहीद डिक्लेयर किया जाता है तो फैमिली को 2 सर्विस क्लेम दिए जाते हैं। इसके अलावा उनकी जो सैलरी है, जिस रैंक में भी वो शहीद हुए, कांस्टेबल में हुए हैं, सब इंस्पेक्टर में, इंस्पेक्टर में, डीएसपी में, तो वो टिल द एज ऑफ रिटायरमेंट, दैट इज़ 60 ईयर्स ऑफ द एज, उनको सैलरी जो है वो कंप्लीट मिलती रहती है, पूरी तनख्वाह मिलती है। ना सिर्फ पूरी तनख्वाह बल्कि वो अपने कोर्समेट्स, बैचमेट्स के साथ उनकी प्रमोशन भी होती रहती है। अच्छा। और वो अपग्रेडेड तनख्वाह उनकी अपग्रेड होती रहती है हर साल जब भी उनका प्रमोशन ड्यू होता है। इसके अलावा उनके लिए घर की सहूलत अभी गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जो है वो अनाउंस की है कि वो उनको अपनी चॉइस की स्टेशन पे हम उनको कैश देते हैं। लाइक कराची में आपको पता है पूरे पाकिस्तान के लोग हैं, हमारे यहाँ तमाम सूबों से नुमाइंदगी है, तो ज़रूरी नहीं है कि शहीद होने के बाद उनकी फ़ैमिली कंटिन्यू कर सके, तो इस वजह से फिर उनको कैश में पैसे दिए जाते हैं कि अगर वो कराची के अलावा मुल्क के किसी और शहर में जहाँ से उनका आबाई गांव है या किसी और शहर में वो जाना चाहते हैं, बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो वो वहाँ जा सकते हैं। बट ये जो सहूलियात हैं वो तमाम की तमाम उनको मिल जाती हैं। लाइक 60 साल की एज तक, सुपर एनुएशन के टाइम तक अगर उन्होंने कोई सरकारी एकोमोडेशन ले रखी है तो वो हम खाली नहीं करवाते, दे विल कंटिन्यू विद दैट फैसिलिटी। इसके अलावा बच्चों को भी उसके बच्चों के लिए मैरिज ग्रांट्स हैं, हर 2 बच्चों के लिए इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सिंध की तरफ से मैरिज ग्रांट है। इसी तरह स्कॉलरशिप्स हैं। पूरे पाकिस्तान के जो कैडेट कॉलेजेस हैं उसमें शुहदा के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन दिलवाई जाती है। उनके तमाम एक्सपेंसेस जो है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध और सिंध पुलिस डिपार्टमेंट बियर करता है। और अगर बड़े बच्चे हों तो जॉब्स वगैरह भी जी, जॉब्स में अपॉर्चुनिटी, लाइक हमारी एजुकेशन को ही देख ले तो 26 जो रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान की, उनके साथ MOUs हुए हैं जॉब में। फिर जो पुलिस के अंदर तो क्लेम्स तो शुहदा को मिल गए, लेकिन बहुत सारे ऐसे पुलिस के गाजियान हैं जिनको भी आप देखेंगे कि 8-8, 10-10 गोलियां लगी होती हैं। वो बम ब्लास्ट में उन्होंने अपने जिस्म के बड़े आज़ा जो है वो गवाए होते हैं, अपाहज हो जाते हैं, उनको प्रायोरिटी दी जाती है, ना सिर्फ यहाँ पे बल्कि आर्मी में ज्वाइन कराने के लिए
या बाकी जो सर्विसेज हैं उनमें उनको रेफरेंस के तौर पे हम मोटिवेट करते हैं, ट्रेनिंग्स करवाते हैं, ग्रूम करते हैं ताकि उनको जो है कि एक बावकार और इज़्ज़त के साथ एक रोज़गार जो है वो मिल जाए। तहमीना साहबा, ये सारी कॉम्पनसेशंस ऑब्वियसली कोई भी चीज़ कॉम्पनसेट नहीं कर सकती आपके लॉस की वैसे तो, लेकिन ये डीआईजी साहब अभी सारी चीज़ें बता रहे हैं जिसमें ऑब्वियसली एटलीस्ट आपकी ज़िंदगी जो है वो कुछ आगे बढ़ सकती है, उसका पहिया चल सकता है। हाँ, उसका पहिया चल सकता है। आपने इसी तरह इतने साल गुजर चुके हैं और ख़ास तौर पे आपके जो शौहर थे वो तो एक केस के सिलसिले में तफ्तीश थी, उसमें मारे गए। किस तरह आपकी ज़िंदगी गुजर रही है? क्या आपको ये सारी कॉम्पनसेशंस वगैरह कोई मदद चाहिए हो वो आपको मिल जाती है फोर्स से? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है कि किसी भी इंसान की ज़िंदगी को ना पैसा कंपनसेट नहीं कर सकता। तो जब इकबाल साहब शहीद हुए थे, 2 बच्चे छोटे छोटे बिल्कुल थे और मैं वाकई बहुत परेशान थी कि अब क्योंकि आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा था कि अब जाएंगे कहाँ, क्योंकि आपको पता है कि इतनी ख़ास कोई सैलरीज पुलिस वालों की होती नहीं है, बहुत बहुत कम होती है माशाल्लाह से। वो अपने उसी सैलरी में लेके चल रहे होते हैं। तो हमारा भी अपना घर नहीं, एक रेंट का घर था। मैं इस बात पर परेशान थी कि अब आने वाले महीनों में रेंट, बच्चे, घर, पढ़ाई, इन सब का मैं क्या करूँगी। बच्चे तो खैर बहुत छोटे थे, लेकिन माशाल्लाह से घर, नौकरी, जॉब, हर चीज़ मिली। असफर ये डीआईजी असफर मैसूर साहब ने खुद मेरी बेटी को माशाल्लाह अपनी तरफ से एज अ गिफ्ट लैपटॉप दिया है। मतलब जो एक रिटर्न में है फैमिलीज़ को, शोधा की फैमिलीज़ को, वो तो है ही है, वो तो मिलती है, आज तक मिल रही है। ऐसी कोई ईद नहीं गुजरी कि हमें ईद ही ना मिली हो। ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता है जब इनकी तरफ से कोई हमें आके नुमाइंदा ये नहीं पूछता कि आपको कोई तकलीफ़ तो नहीं है, बच्चों को कोई तकलीफ़ तो नहीं है एजुकेशनल लेवल पे या किसी भी तरह का। वो कहते कोई भी मसला है, आप हमारे बहन बेटियों की तरह हैं, आप हमें डायरेक्टली बता सकते हैं। ये नहीं कि कोई ऐसी बंदा भेज दिया। खुद पर्सनली डीआईजी असफर मैसूर साहब ने कितनी दफ़ा विजिट किया, उस्मान खानी साहब हो गए, मुकद्दस, मतलब जो भी नया डीआईजी आता है वहाँ पर वो फ़ौरन आके विजिट करते हैं, बाकायदा पर्सनली मालूम करते हैं, पूछते हैं कि कोई तकलीफ़ तो नहीं है। और इनमें से ज़्यादातर जो है वो पर्सनली खुद कर रहे होते हैं कि हमने जो है आगे इंतज़ार नहीं करना है कि वो हम आगे से बात करें और फिर शोधा की फैमिली को कंपनसेट करें। पर्सनली खुद आगे बढ़ के कर रहे होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है उनको पता है कि इसी डिपार्टमेंट के थे, इसी डिपार्टमेंट में गए हैं ये लोग, और एक तकलीफदेह अमल है बच्चों को पालना भी, आगे ज़िंदगी को देखना भी। बेशक एक हमें तसल्ली हुई ये सुन के कि यू आर वेरी वेल टेकन केयर ऑफ, और इस किस्म की कॉम्पनसेशंस जो है डीआईजी साहब वो भी और तमाम हैं लोग। और फिर गाजियों का भी ख़ास तौर पर, खुसूसी तौर पर ख्याल रखा जाता है, जो ज़ाहिर है जो ज़िंदा तो बच गए हैं लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस का उन्हें भी सामना है। डीआईजी साहब बहुत शुक्रिया, हमें पूरी कौम को फ़ख्र है पुलिस के शहदा पे, पुलिस के गाजियों पे, और सर्टनली आप लोगों की जितनी कुर्बानियाँ हैं शायद उस तरह से नहीं ट्रिब्यूट पेश किया जाता, लेकिन किया जाना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया। तहमीना इकबाल साहबा बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी आई हैं, बहुत बहादुर हैं आप, जिस तरह आपने अपनी ज़िंदगी आगे चलाई। और मुल्क भर में इस सिलसिले में बाय द वे आज तकरीबात होंगी, वज़ीर आज़म का भी पैगाम सामने आया, यादगार शोहदा जो पुलिस की हैं वहाँ पे फूल भी चढ़ाए जाएंगे, फातिहा खानी का सिलसिला भी है। सो इस बारे में जो आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। विल बी राइट बैक। Why not? अच्छा, एक बात है आपसे पूछनी है, बाद में पूछेंगे क्योंकि टाइम कम है, और एक ट्रिब्यूट भी देना है। और ट्रिब्यूट हम किसको दे रहे हैं? मारूफ गुलकार अखलाक अहमद साहब को हम याद कर रहे हैं, और बड़ी ही ज़बरदस्त इनके यादगार गीत हैं, जिनमें एक तो आइकॉनिक है ना, सावन आए सावन जाए, और भी बहुत से हैं। अच्छा, आई डोंट नो, वैसे तो बहुत अच्छा गाना है, लेकिन अब्दुल्ला का ये फेवरेट सॉन्ग था। अब जो अगला सॉन्ग आ रहा है ना, वो आई रियली लाइक इट। पहले सुन ले फिर उस पर बात करते हैं। नहीं आए सोना ना चांदी तो तब भी अनअफोर्डेबल था, अब तो है ही, तो खैर बिल्कुल ही आउट ऑफ द क्वेश्चन हो गया है, और घर भी किस्मत वालों को ही मिलेगा, छोटा हो या बड़ा। और वैसे इससे पहले वाला गाना, ये मुझे शो पे आके पता लगता है कि ये मेरा फेवरेट गाना है, वो भी हुमा की जुबानी। ये कब होता है तय? क्योंकि जब मैं फैसला कर लेती हूँ ना कि मेरा कौन सा है फेवरेट, तो फिर आप दूसरा मेरा बना देते हैं। जो रह गए होते हैं वो आपके हो जाते हैं। चले ऐसा करते हैं, एक और गाना हो जाए और डिसाइड कर लेते हैं किसका फेवरेट है। यू नो, आई वांट टू सी दिस कराची, आई वांट टू लिव इन दिस कराची। कि क्या ये बाय द वे मज़ार-ए-कायद के ऑपोजिट ये शूट हुआ है, हमें यही बताया जा रहा है। एंड यू कांट टेल, ना सड़कों पे हंगामा, ना पी पी, ना पापा, मतलब खाली और ना खाली, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, और सफाई देखी थी आपने, सफाई चेकआउट की थी, और दीवारों में से वो प्लास्टर और वो सब कुछ भी नहीं उखड़ा था। गुड टाइम्स दे वर।
वेलकम बैक जी। कुछ सियासी मामलात भी हैं। अच्छा, आपको बता दें पहले तो कि बानी पीटीआई को जेल गए कल पूरे 2 साल होने वाले हैं। इमरान खान ने इस मौके पर पूरा जो है वो एक एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान भी कर रखा है। आपको पता ही है तहरीक इंसाफ अरूज होना था इसका, कल होना तो था, लेकिन अभी कुछ ऐसा असरात नजर आ रहे। तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा शुरू में दावा करते रहे कि 5 अगस्त को गली गली एहतजाज होगा और अरूज पर होगा। ये भी कहा गया कि इस एहतजाज को बानी पीटीआई जेल से खुद लीड करेंगे। ये कैसे हो सकता है? वैसे नहीं कैसे, लेकिन कहा जरूर था और हम आपको रिमाइंड करना चाहते हैं। पाकिस्तान के अवाम को हमारी एक कॉल है, इमरान खान की कॉल है कि अपनी इस निज़ाम से बेजारी का इजहार करो। ये एक पुरअमन बेजारी का इजहार होगा। ये पाकिस्तान के हर चौक में, हर गली में, हर गांव में होगा, कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक। बाज़ रहनुमाओं की तरफ से एक बार इस्लामाबाद की तरफ आने के दावे किए गए। एहतजाज की डेडलाइन भी आई। अब 24 घंटे से भी कम वक्त रह गए, मगर हालात ये हैं कि कहीं भी पीटीआई कारकुनों की नुमाया सरगर्मी देखने में नहीं आई है। अब कहा जा रहा है कि 5 अगस्त को उरूज नहीं, तहरीक का आगाज़ होगा। सो अख्ताम जो होना था वो नहीं होगा, शुरुआत होगी। कल पीटीआई रहनुमाओं असद कैसर और शहराम तराकाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना था कि एहतजाज पुरअमन होगा, इस्लामाबाद की तरफ ही नहीं जाएंगे। ये भी कहा कि अगर किसी पीटीआई कारकुन ने कोई शरारत की तो पार्टी उससे निमट लेगी। बंदे को टास्क दे दिया गया है, लीडरशिप को, जितने भी हैं, चीफ मिनिस्टर अपने लेवल पे होंगे, सूबाई सदर अपने लेवल पे होंगे, रीजनल सदूर अपने लेवल पे होंगे, हम यहाँ पे अपने लेवल पे होंगे। मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ तरीके से एहतजाज का तरीक़ेकार होगा। तो हम यहाँ पे ही होंगे और हमारा एहतजाज यहाँ पे ही होगा। हम इस्लामाबाद नहीं जा रहे। वो खबर अभी तक हम समझते नहीं कि वो कितनी कंफर्म है, इसको हम कंफर्म नहीं कर सकते। और फैसला तो बानी पे इमरान खान का है, वो जिसको चीफ मिनिस्टर बनाना चाहता है, जिसको रखना चाहता है, उसके एक आर्डर। लेकिन अभी तक इस खबर की कोई कंफर्मेशन नहीं है। और मैं समझता हूँ कि इमरान खान ने जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि 14 अगस्त को एक दूसरा कॉल भी दिया है, अभी उसको भी हम कंफर्म करेंगे। मैं तमाम कारकुनों के साथ ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आएंगे अमन के झंडे के साथ, पाकिस्तान के झंडे के साथ, तहरीक इंसाफ के झंडे के साथ पुरअमन। और अगर कोई इसमें कोई किसी का ख्याल है हम पुरअमन होंगे, अगर कोई इसमें कोई शरारत करेगा तो हमारे कारकुन मौजूद होंगे, वो शरीर और शरारत वाले लोगों को पकड़ेगा और उसके खिलाफ हम खुद एक्शन लेंगे। चलिए, ये तो अच्छी बात है कि उन्होंने वार्निंग दे दी है, लेकिन पूरा एक प्लान होना चाहिए ताकि कारकुनों को कोई चांस भी ना मिले ना इधर उधर होने का। एक प्रॉपर प्लान ज़रूर होना चाहिए कि कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। खैर एनीवे, ये भी आपको बताएं कि इस मौके पर जब पार्टी बड़ी एहतजाजी तहरीक चलाने की बातें कर रही है, सुन लिया आपने, इसके अंदरूनी इख्तलाफात ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। अलीमा खान साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी की फेवरेट समझी जाने वाली मशाल यूसुफजई के सेनेटर बनने पर खुश नहीं है। उन्हें अभी तक नंद भावच की रिवायती जो है सूझ रही है, ऐसा लग रहा है, ऐसा ही कुछ लग रहा है। ऑल्दो ये तो हम वैसे ही कह रहे हैं। उन्होंने मीडिया के सामने इसका बरमला इजहार भी वैसे तो किया। क्या कहा सुने? मैं ऐसे लोगों पे अपना टाइम नहीं ज़ाया करती। अगर आपने कुछ पूछा होगा तो मैंने बता दिया होगा, लेकिन हम इनके ऊपर टाइम नहीं। क्या पार्टी के अंदर पेशावर में कोई और लोग काबिल नहीं थे? मिशाल यूसुफजई को सेनेटर बनाया, आपका अपना ओपिनियन इस पे क्या कहता है? मेरा ओपिनियन पूछना चाहते हैं जी? मेरा ओपिनियन है कि इंसाफ होना चाहिए था, मेरिट पे होना चाहिए था, और मेरिट में और बहुत लोग क्वालिफाई करते हैं, ये तो मैं बिल्कुल कहूँगी। सो ये भी उन्होंने वाज़ेह कर दिया। 2 दिन पहले ज़राए से खबरें आईं कि इमरान खान अली अमीन गन्नापुर की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। उन्होंने साफ कह दिया कि अली अमीन गन्नापुर से अगर मामलात संभाले नहीं जा रहे तो उन्हें ओहदा छोड़ देना चाहिए। किसी पार्टी ने इस खबर की, किसी पार्टी तो दर ने इसकी खबर की तरदीद की है, ना तस्दीक की है। अलबत्ता वज़ीर आला अली अमीन गन्नापुर ने कल जियो से बात करते हुए साफ कहा कि ऐसी बातों में कोई हकीकत नहीं है। देखिए जी, ये तो मफरूज़े जो ये रोज़ाना की बुनियाद पे निकाले जाते हैं, ऐसे ये मफरूज़े हैं। इमरान खान साहब ने हमेशा ये बात की है कि मैं पाकिस्तान से बाहर नहीं जाऊँगा और मैं पाकिस्तान में ही रहूँगा। अगर कोई डील उन्होंने करनी होती तो अब तक कर भी ली होती। इमरान खान साहब ने कभी भी न कोई ख्वाहिश जाहिर की है, न कभी ये बात की है, न कभी सोचा है आज तक कि वो पाकिस्तान को छोड़ के कहीं पर भी जाएंगे। खान साहब ने मुझे बनाया है, खान साहब की हुकूमत है, खान साहब का मैंडेट है, मैं काम कर रहा हूँ, खान साहब का एतमाद है तो मैं अब तक यहाँ बैठा हूँ। तो ये जो लोग ये बातें बनाते हैं, ये बेसिकली वो एजेंडा है जो हमारे मुखालफिन का है।
अच्छा जी, ये तो आपने सुन लिया। साथ ही आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ ने पहले भी कई बार एहतजाज किए, लेकिन बानी PTI ना रहा हुए और ना ही पार्टी की मुश्किलात कम हुई हैं, बल्कि ये भी कहा जाएगा कि शायद मुश्किलात जो हैं वो मज़ीद बढ़ी हैं। PTI के दर्जनों रहनुमा को 9 में वाक़यात में 10-10 साल की सज़ाएं सुनाई जा चुकी हैं और बहुत सारे अरकान असेंबली डीसीट होने जा रहे हैं और पार्टी अब सिस्टम ही से बाहर आने की बातें कर रही है। हालात बता रहे हैं कि इतने बड़े दावों के बावजूद एहतजाज की तैयारियां कहीं दिखाई नहीं दे रही और लाखों का एहतजाज तो दूर की बात है। इस वक्त तो लगता है कि PTI के लिए अपनी स्ट्रीट पावर बजाय रखना भी एक चैलेंज होगा। लेकिन देन अगेन अगर कोई सॉलिड प्लानिंग के साथ अगर ये नहीं आएंगे, अभी हमारे साथ ही हैदर शिराजी हमारे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात पे इनकी गहरी नज़र है, बड़ी अंदर की खबरें भी लाते हैं। हैदर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। बताइएगा क्या तैयारी है? नुक्ता उरूज होना था 5 अगस्त, अब कल 5 अगस्त है। लग तो ऐसा रहा है कि कोई ख़ास प्लान है नहीं अभी भी, लेकिन या अगर कोई है तो प्लीज़ हमसे शेयर करें। होगा क्या? रैलियां होंगी, कोई अपने अपने शहरों में एहतजाज होगा या एटलीस्ट पेशावर में कोई जलसा होगा? क्या होगा? बहुत शुक्रिया। देखें, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत के बयानात को लेकर हम इसको कह सकते हैं कि ये नुक्ता आगाज़ है, अरूज नहीं हो सकता, क्योंकि PTI के एक रहनुमा ने यह भी कहा कि इस दिन सिर्फ रैलियाँ होंगी और फिर ख़त्म हो जाएगा। फिर बैरिस्टर गोहर ने अपने बयान से हटकर दोबारा ये कहा कि इसके बाद हम तहरीक को आगे लेके चलेंगे। लेकिन जो बानी PTI ने अडयाला जेल से कहा कि महमूद खान अचकज़ई तमाम फैसले करते हुए आगे बढ़ेंगे, लेकिन PTI की जो मौजूदा क़यादत है वो उनके साथ मिलकर आगे नहीं चल रही। हमें ऐसा लग रहा है क्योंकि जब अपोजिशन इत्तेहाद की कॉन्फ्रेंस हुई, 9 मई के केसेस के फैसले तो आए, लेकिन दूसरी जानिब PTI की मरकज़ी क़यादत में इतनी तादाद हमें वहाँ नज़र नहीं आई जितनी होनी चाहिए, क्योंकि इससे कबल लाहौर में मिर्ज़ा अफरीदी के फार्म हाउस तक पहुँचने के लिए पूरी क़यादत मौजूद थी, लेकिन अपोजिशन इत्तेहाद की आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में उसके मुकाबले में उतने सीनियर मरकज़ी रहनुमा मौजूद ना थे। दूसरी जानिब बानी PTI का जो मामला है वो हमें सामने नज़र आ रहा है। एक तरफ अलीमा खान के बयानात हैं, दूसरी जानिब सलमान अकरम राजा ने भी अपोजिशन इत्तेहाद के साथ चलने का फैसला किया और महमूद खान अचकज़ई के साथ तमाम जो मरकज़ी ओहदेदार और सदूर हैं, जुनैद अकबर और आलिया हमजा समेत, उनकी मीटिंग भी हुई। लेकिन अब देखना यह है कि महमूद खान अचकज़ई की जानिब से क्या ऐलानात होते हैं और तहरीक को कैसे आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि 5 अगस्त इस तहरीक में एक इवेंट है। जहाँ तक बानी PTI का मामला है, इसके हवाले से हुकूमती वज़रा ने यह दावा किया है कि वो मुल्क से बाहर जाने के लिए के ख्वाहिशमंद थे। साथ ही अली अमीन गंडापुर ने तो इसका इनकार किया है, लेकिन बानी PTI के बहनें, करीबी अजीज़ और साथ ही पार्टी के मरकज़ी अहदेदारों से जो मेरी गुज़श्ता 6 से 7 माह में जो गुफ्तगू होती रही है, उसकी बुनियाद पर ये ख़बर से हट कर थोड़ा सा तज्जिया में ये दे दूं कि बानी PTI ये समझते हैं कि जिस तरह 2018 में उनको लाने के लिए किरदार अदा किया गया, या फिर 2024 में जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने या ताकतवर हलकों ने काम किया, तो इस मर्तबा उनको लाने के लिए भी वो काम करें। इस बुनियाद सोच को बुनियाद बनाते हुए उम्मीद तो वो रख रहे हैं, इसी चीज़ की उम्मीद, लेकिन ऐसा कुछ होता अभी फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा। हैदर, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अरूबा इब्राहिम ने भी हमें ज्वाइन किया है, नुमाइंदा जियो न्यूज़ पेशावर से। अरूबा, कल बिल्कुल एक डेडलाइन है, कल आ गया है जिस पे ये कह रहे हैं कि बहुत एहतजाज होगा, लेकिन कोई कारकुनों को कोई एग्जैक्टली बताया जा रहा है कि किधर जमा हो रहा है, कहाँ होना है? मुल्क गिर एहतजाज की बातें हो रही हैं, मुल्क में कहीं तो कुछ इस्टेब्लिश हुआ होगा ना कि कहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन से लीडर्स हैं जो लीड कर रहे हैं? जी बिल्कुल, कल जो 5 अगस्त को एहतजाज होने जा रहा है, उसकी हिकमत अमली को जो है एक हतमी शक्ल दे दी गई है। पेशावर में सबसे बड़ी रैली जो निकाली जाएगी उसमें खैबर और पेशावर के लोग शामिल होंगे और वो हैदराबाद टूल प्लाजा से लेकर रिंग रोड से होती हुई किला बलाहिसार पर जो है वो इख्तिताम पजीर होगी और इस रैली की क़ियादत जो है वो वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब ख़ुद करेंगे और किला बलाहिसार पर जो है फिर वो कारकुनों से खिताब भी
करेंगे। इसके अलावा सवाबी, मर्दान और चारसदा के कारकुनान जो हैं वो सवाबी इंटरचेंज पर जो है इकट्ठे होंगे और वहाँ पर एहतजाज करेंगे। नौशहरा और मोमंत के लोग जो है वो GT रोड पर खैराबाद के मकाम पर एहतजाज करेंगे। कोहाट के रोड, पिंडी रोड पर जो है वो एहतजाज करेंगे। इसी तरह DI खान के और जो मुख्तलिफ हरीपुर और जो मुख्तलिफ इलाके हैं, लकी मरवत और करक के लोग जो वो इंटस हाईवे पर जो है एहतजाज करेंगे। तो जो मकामात हैं वो सबको जो है दे दिए गए हैं कि यहाँ इकट्ठे होना है। लेकिन अगर जो है वो तेज कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो है इस बार वो जो है शदीद दबाव का जो है वो शिकार है, क्योंकि उन पर सूबे में अमन अमान के सूरत-ए-हाल के हवाले से भी इल्ज़ाम लग रहे हैं, बैड गवर्नेंस के हवाले से भी इल्ज़ाम लग रहे हैं और पार्टी के जो अंदरूनी इख्तिलाफ़ात है, जो रेट्स है, वो भी किसी से जुटे छुटे नहीं है। और अब तो उनसे जो सदारत का ओहदा है वो भी ले लिया गया है। गुज़िश्ता माजी में जो एहतजाज होते थे उसमें ये था कि वज़ीर आला अली बिन दापूर के पास सदारत का होता था तो वो अपनी जेब से जो है वो फंड देते थे, लेकिन इस बार जो है फंड का इशू भी सामने आ सकता है। इसके अलावा एक जो उनको फायदा है वो ये है कि ये खैबर पख्तूनख्वा के सतह पर हो रहा है और जो है इस बार जो है इनको अपोजिशन की जानिब से जो है कोई चैलेंजेस वगैरह रेजिस्टेंस का सामना नहीं है। ज़ाहिर है इस्लामाबाद की तरफ जाना भी नहीं है, सो यहीं पे जो होगी ये रूबा हमारे साथ रहिएगा। हैदर ये बताइएगा, महमूद अचकज़ई की जिम्मेदारी लगाई जी इस सारी एक्टिविटी को लीड करें, तो क्या वो पूरी तहरीक लीड करेंगे? तहरीक लीड करने की जिम्मेदारी है क्या? ऐसे इससे हम क्या अखज़ करें? PTI की जो लीडरशिप है उसमें इस फैसले को पजीराई हासिल है या इस फैसले पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं? मतलब अपनी लीडरशिप पे एतमाद का फुक़दान है, ये क्या है? ये देखिए, ये बानी PTI की मरकज़ी क़यादत पर एतमाद का फुक़दान है वाज़े तौर पर, क्योंकि इससे कबल 26 नवंबर या इससे कबल जो भी एहतजाज उसमें अपोजिशन इत्तेहाद को दूर रखा गया। इस मरतबा बानी PTI ने महमूद खान अचकज़ई को कहा है आप हतमी फ़ैसले करें, लेकिन हमें यह लग रहा है कि PTI की मरकज़ी क़यादत उनके साथ कुछ कम्फर्टेबल नहीं है। साथ ये जो एहतजाज खैबर पख्तूनख्वा की हद तक इन्होंने चीज़ें बताई, लेकिन मुल्क गिर जो एहतजाज है, जिस तरह इस्लामाबाद में इन्होंने 5 अगस्त को के लिए जलसे या फिर वर्कर्स कन्वेंशन की दरख्वास्त दी थी, उस पर भी मजीद कोई पेशरफ्त ना हो सकी और सिर्फ ये कहा जा रहा है कि गलियों में जाकर एहतजाज करेंगे, छोटी मोटी रैलियां निकालेंगे। लेकिन वो जो तहरीक जिसके बारे में कहा जा रहा था कि जिसकी बुनियाद पर बानी की रहाई के इम्कानात बढ़ जाएं, वो हमें उस तरह नज़र नहीं आ रही। और चूंकि अपोजिशन इत्तेहाद के साथ मिलकर कुछ इस तरह के फैसले हमें नज़र नहीं आ रहे, तो उबहम बरकरार है कि मुल्क गिर एहतजाज कैसे होगा। खैबर पख्तूनख्वा की हद तक तो ठीक है, उनकी हुकूमत होगी, लेकिन बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और ख़ासकर इस्लामाबाद में तहरीक के हवाले से सिर्फ प्रोटेस्ट की तो कॉल दी है, लेकिन इस प्रोटेस्ट को जो कि एक हिस्सा है इस तहरीक का, इसको तहरीक के साथ शामिल करते हुए आगे कैसे बढ़ेंगे, इसमें उबहम ज़रूर है। इसमें अभाव है कि इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाते हुए तहरीक की शक्ल कैसे दी जाएगी। क्या आज से ही तैयारियां नज़र आना शुरू हो गई हैं? रूबा, हम सर्टनली आपसे जानेंगे। ज़ाहिर है खैबर पख्तूनख्वा वाहिद सूबा है जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और एक्सपेक्टेशन भी यही है कि बात अगर शुरू होगी तो वहीं से होगी। तो कोई माहौल होता है ना एहतजाज का, आपको पता है एक फेस्टिविटी भी PTI के एहतजाज के साथ हमेशा से जुड़ी होती थी। खैर अब तो वो दिन नहीं रहे, लेकिन कोई माहौल आपको नज़र आ रहा है ऑलरेडी? नहीं, ऐसा तो कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन अगर हम सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। जिन रास्तों से ये रेलियां गुजरेंगी तो वहाँ पर जो है अनुसार तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा जो है बैनर्स और जो पोस्टर वगैरह हैं वो लगाए जा रहे हैं, लेकिन जो एक माजी में एहतजाजी से पहले हल्ला होता था वो देखने में नजर नहीं आ रहा है। तो इस बार जो है अब कल ही पता लगेगा कि एहतजाज जो है वो किस मकसद से होता है, क्या जो है वो बड़ी तादाद में एहतजाज होगा या फिर तलब लाइन साथ में जहाँ पर ये एहतजाज इख्तिताम पजीर होगा। वो ऑलरेडी जो है हिस्ट्री रखता है 9 मई के हवाले से, जहाँ पर किला बिलाई साथ पर पथराव किया गया था और वहीं तो रेडियो पाकिस्तान की इमारत को आग भी लगाई गई थी। तो अब ये भी कल देखने को मिलेगा कि कल क्या सूरत हाल होगी, आया हिस्ट्री जो है रिपीट होगी या फिर ये अपने कारकुनों को जो है कंट्रोल कर पाएंगे। गॉट इट, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का रूबा और हैदर। तो लिहाजा क्वेश्चन मार्क था कि एहतजाज जो है कहाँ से शुरू होगा, कहाँ जाएगा, क्या है। होपफुली दैट विल हैव बीन आंसर्ड एंड मोर क्वेश्चंस हैव बीन रेज्ड। लेकिन लगता यही है कि KP की तैयारी है, लेकिन उसके बाद बाकी मुल्क में क्या होना है वी शैल फाइंड आउट इवेंचुअली ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द डे।
अच्छा अभी आगे बढ़ेंगे। ये बहुत ही इसमें भी बड़े सवाल हैं। कराची में आपको पहले बता दें खबर क्या है कि कराची में स्कूल टीचर का 2 बच्चों समेत समुद्र में छलांग लगाकर खुदकुशी करने का वाकया अपनी जगह इंतहाई तकलीफदेह है, मगर इस हादसे से बढ़कर हादसा ये हुआ है कि वहाँ मौजूद लोग वीडियो तो बनाते रहे, पूरी वीडियो सोशल मीडिया पे आई है, लेकिन किसी ने डूबने वालों को बचाने की कोशिश नहीं की। अच्छा ये 2 दरिया है, इसको टूरिस्ट स्पॉट ही कह लीजिए आप, मतलब जहाँ शाम में रेस्टोरेंट्स की एक लाइन है जहाँ हजारों सैकड़ों लोग मौजूद होते हैं, उसके अलावा भी सारा दिन और शाम के औकात में जो कुछ स्पॉट्स हैं वहाँ पे, डेविल्स पॉइंट कह लें, यहाँ पे लोग मौजूद ही रहते हैं। और जाहिर है वीडियो में नजर भी आ रहा है, वीडियो लोग बना रहे हैं और ये लोग सामने डूब रहे हैं। अब ये वाकया 2 दरिया पे जुमेरात को पेश आया। बच्चों की उम्रें हैं 6 से 7 के दरमियान। मतलब आपने जो भी जहनी तौर पर फैसला किया, इसमें बच्चों का क्या लेना देना था या बच्चों का क्या कसूर था, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है ना। बहुत बड़ा सवाल है भाई। मतलब वो फैसला तो आपका था ना, आपको अपनी जिंदगी का एंड नजर आ रहा होगा। उसमें बच्चों को लेकर डूबने की जो सूरत बनी है ये बहुत ही तकलीफदेह है। और तकलीफदेह इसलिए भी है कि हमारे यहाँ एक सवाल है ना, हमारे यहाँ कोई ऐसा निज़ाम मौजूद नहीं है कि ये पिकनिक पॉइंट्स हैं, ये पब्लिक स्पॉट्स हैं जहाँ पर लाइफ गार्ड टाइप कोई सहूलत मौजूद हो। अब्दुल्ला अब यहाँ पे कोई एहलकार, कोई रेस्क्यू का बंदा, कोई महकमा, लाइफ गार्ड जो हमारे बचपन में मुझे याद है जब सिटी आते थे कहीं ना कहीं नजर आ जाता था। एंड सी बेसिक बात ये है कि जब आपने ये सारी जगह ओपन टू पब्लिक की हुई हैं, या तो कोई फेंस लगाई हो कि बिल्कुल लोग नहीं जा सकते, और अगर कोई गए तो एट योर ओन रिस्क, सब कुछ खुला है, इट इज ओपन टू पब्लिक। तो इफ इट इज ओपन टू पब्लिक देन व्हाई इजंट देयर अ लाइफ गार्ड अराउंड और लाइफ गार्ड्स अराउंड? क्योंकि आए दिन कभी हम ये इस किस्म की खबरें सुन ही लेते हैं। और दूसरी बात, ये जो रुझान है ना वीडियो बनाने का कि एटलीस्ट हम वो जरूर सिक्योर कर लें, हमारे लाइक्स आ जाएंगे, मरने वाला बेशक मर जाए। मतलब बच्चों, आपको नजर आ रहा है कि बच्चे भी बीच में ही हैं, तो कोई तो जाए बचाने के लिए। एक तो हमें नहीं पता कि जो खड़े थे साइड में लोग, उनमें से किसी को तैराकी आती थी, नहीं आती थी। अगर नहीं आती थी तो जाहिर है वो नहीं कुछ कर सकते थे, लेकिन अगर किसी को आती थी स्विमिंग, तैराकी, तो उसको कोशिश कर लेनी चाहिए थी। कुछ रस्सी शस्सी पहन के किसी तरीके से कोशिश की जाती तो कुछ किया जा सकता था, लेकिन सबसे बड़ी बात है लाइफ गार्ड का ना होना और ये लाइफ गार्ड तैनात ना होना। ये कितना बड़ा स्ट्रेच है, बहुत बड़ा, कोई मतलब कोई सैकड़ों मील तो नहीं है। कितना मुश्किल काम है 20, 25, 12 लोगों का इस पूरी पट्टी पे ड्यूटी पे हम वक्त मौजूद होना। मतलब हाउ डिफिकल्ट कैन इट बी? जीशान शाह, नुमाइंदा जियो न्यूज़ कराची हमारे साथ हैं। जीशान, बताइएगा क्या बैकग्राउंड है? वैसे तो वीडियो देख के लगता है कोई शाम का टाइम है, स्कूल टीचर है, 2 बच्चे हैं साथ, बैकग्राउंड क्या है? देखिए, ये इसका बैकग्राउंड काफ़ी अजीब सा सामने आया है। जो औरंगज़ेब आलमगीर था वो अपने कोर्ट से वापस आ रहा था। इसकी वाइफ से कुछ तनाज़ा चल रहा था। उसकी वाइफ ने केस भी इसके अगेंस्ट फाइल किया था जिसके अंदर बच्चों की कस्टडी का जिक्र किया गया था, लेकिन उसके बाद में जब ये कोर्ट से करने के बाद में कोर्ट जो बच्चों की कस्टडी कोर्ट ने वालदा के हवाले कर दी थी, उसके बाद दोनों ने बोला कि आउट ऑफ कोर्ट हम सेटल कर लेंगे। ये लोग एक रेस्टोरेंट में गए, उन्होंने वहाँ पे खाना खाया और खाना खाने के बाद में वाइफ जो है इनकी जो वो अपने घर चली गई, लेकिन औरंगज़ेब को घर जाना था, औरंगी टाउन के रिहायशी थे, लेकिन ये पहुँचे नहीं। उसके बाद में अगर हम उस सीन पे आ जाते हैं तो वहाँ पे जो ऐनी शाहिदीन से बयानात लिए गए थे तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की थी कि इस शख्स ने पहले अपने बेटे को जो कि 8 साल का बेटा था उसको पानी में फेंका औरंगज़ेब आलम ने, और उसके बाद में अपनी 5 साल की बेटी को उसने खुद उसको गले लगाकर वो पानी के अंदर कूद गया था। तो इस हवाले से इस चीज़ की तस्दीक होती है कि इस शख्स ने खुद अपने बच्चों समेत खुदकुशी, पहले अपने बच्चों को फेंका, उनका कत्ल किया और फिर इसने खुदकुशी की। जो पुलिस हुकाम का क्या, जो हमारी मुख्तलिफ इलाका मकीनों से बात हुई है उनको इस बारे में पता नहीं था, लेकिन फिर जो ही वक्त गुजरता गया, अगले रोज़ जब सबसे पहले 8 साल बच्चे की लाश समंदर के किनारे पे जब उसकी मिली, सोशल मीडिया पे तस्वीरें वायरल हुई, तो फिर औरंगी टाउन से इनके दोस्तों और इनके भाई वगैरह, इनके जो
अहल खाना है उन्होंने सबसे पहले जिना अस्पताल पहुँचे। वहाँ पे पहुँचने के बाद जब लाश की तस्दीक हुई तो फिर उन्होंने इस हवाले से बताया कि ये मेंटली डिस्टर्ब था, स्कूल टीचर था और डिस्टर्बेंस की वजह भी इसका इसकी जो मैरिड लाइफ है वो खासी डिस्टर्ब थी, जिसकी वजह से उसने फिर ये कयास सराई ये की जा रही है कि जिसने इंतहाई इक़दाम है कि खुदकुशी की और अपने बच्चों के कत्ल की वजह बना, तो ये मुमकिन तौर पे जो इसकी अपनी ये पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब थी और वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सका। ये बताइएगा, एक वीडियो में एक सफेद शलवार कमीज में एक शख्स नजर आ रहा है किनारे पे, जैसे कोई बीच में उनके शायद कुछ हाथ देने की कोशिश कर रहा है या वहां ऑलरेडी मौजूद है। इफ यू हैव एनालाइज्ड द वीडियो एज वेल ज़ीशान, ये शख्स ये आम शहरी है क्योंकि इससे कुछ दूर फासले पे, कुछ ही चंद फुट के ही फासले पे, 8-10 फुट के फासले पे ये टीचर है और इसके दोनों बच्चे हैं और एक किनारे से पत्थर पकड़े एक शख्स इनको हाथ बढ़ा के पकड़ने की शायद कोशिश कर रहा है। देखिए जो वीडियो वायरल हो रही है उससे ये देखा जा सकता है यहाँ पे इनका रिश्तेदार या इनका कोई वो जानने वाला नहीं था, बल्कि जो ही ये लोग गिरे थे जो दो दरिया पे लोग मौजूद थे, जैसे कि जिस तरह से खातून ने भी इस बात की तस्दीक की जिन्होंने इसके बच्चे को फेंकते हुए देखा था, वो एक खातून थी जो तस्दीक की थी। इस तरह से ये लोग भी हैं, ये वो शहरी थे जो कि बचाने की कोशिश कर रहे थे, रोकने की कोशिश कर रहे थे। जो ही बच्चे की लाश भी जैसे कि उस वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि उसके अंदर वो तैर रही थी पानी में, तो वो कोशिश कर रहे थे किसी तरह से बच्चे को, क्योंकि अभी फ्रेशली गिरा था, उसको निकाल लेते तो मुमकिन तौर पे शायद उसकी जान बच सकती। लेकिन तो ये वो शहरी थे जिन्होंने कोशिश की थी कि इसको किस तरीके निकाले जा सके, लेकिन अफसोस के वो भी कामयाब ना हो सके। जी ज़ीशान, इंतजामिया का क्या मौक़िफ़ है इस पे? जो हम लाइफ गार्ड की बात कर रहे हैं, मतलब कराची शहर है, इतनी लंबी एक साइली पट्टी है, बड़ी अच्छी तरह इसको सिक्योर किया जा सकता है। लाइफ गार्ड्स किसी ज़माने में शायद होते भी होंगे, इस पे कोई कॉन्वर्सेशन हो रही है अब? देखिए लाइफ गार्ड्स अभी भी होते हैं और ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स में ज़रूर लिखी हुई होती हैं, ऑफिशियली तैनातियाँ होती हैं, लेकिन नज़र नहीं आते। ये एक हमारे यहाँ का सबसे बड़ा अलमिया है। यहाँ पे जैसा कि उस वक्त ज़ीशान किसी की ड्यूटी थी इस जगह पे, जी ज़ीशान उस वक्त किसी की ड्यूटी थी इस जगह पे? नहीं, इस जगह पर किसी की, देखिए इस जगह पे किसी की ड्यूटी होना ना होना अपनी जगह, यहाँ पे कभी लाइफ गार्ड्स रहे ही नहीं है। लाइफ गार्ड्स कभी भी जिस मकाम पे ये वाक़या पेश आया है यहाँ पे कभी भी लाइफ गार्ड्स नहीं होते, इस जगह पे नहीं होता। कि लाइफ गार्ड्स की अगर ड्यूटी तैनात होती है तो वो सी व्यू वाली पट्टी पर होती है, न कि दो दरिया की जानिब। इस जगह पे कभी भी ना हमने कभी देखे, ना ही कहीं इंतजामिया ने इस हवाले से तस्दीक की कि यहाँ पे लाइफ गार्ड्स होते हैं। मतलब बड़े बड़े नामी गिरामी होटल हैं इस पट्टी पे और वो आधे से ज़्यादा समंदर के अंदर बने हुए हैं, लकड़ी की सपोर्ट और पूरा सिस्टम वो बना के रखे हुए हैं। खुदा न खास्ता कोई ऊंच नीच हो, ये तो मतलब एक एक टेबल का बिल हज़ारों होता है कि इनके एक एक लाइफ गार्ड की तनख्वाह निकल आए। इनके यहाँ भी कोई इंतज़ाम नहीं होता कि इनके अपने मेहमानों के लिए, इनके अपने गेस्ट के कोई भी हादसा हो सकता है ना, बच्चा गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है। कोई लाइफ गार्ड मैंने कभी लाइफ गार्ड नहीं देखा इन रेस्टोरेंट्स पे भी। जी नहीं अब्दुल्ला, जितने भी ये रेस्टोरेंट्स हैं जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू एक जगह जो रेस्टोरेंट ओनर्स हैं उनको मिलती है, वहाँ पर ही अपनी कंस्ट्रक्शन तो कर लेते हैं, उसके ऊपर मुख्तलिफ अखराजात करके वहाँ पे बड़ी तादाद में इनका होटल का अमला भी होता है, लेकिन इनके पास भी लाइफ गार्ड्स कभी भी तैनात नहीं किए जाते। मतलब इनके कॉन्ट्रैक्ट्स में ज़ीशान, इनके कॉन्ट्रैक्ट्स में ये नहीं लिखा होता कि आपको कंस्ट्रक्ट तो आप कर लें, सब कुछ इतने सालों के लिए कर लें, जो भी करना कर लें, लेकिन साथ लाइफ गार्ड रखें, क्योंकि एक्सीडेंटली भी तो कोई गिर ही सकता है ना पानी में। दे आर राइट एट द एज ऑफ द वाटर, एज के दे आर इनसाइड द वाटर। जी आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि अगर उसूली तौर पे होना चाहिए, लेकिन ना तो हमारे सामने आज तक इस किस्म की कोई कॉन्ट्रैक्ट आया, और जहाँ तक हमारी मालूमात है जिसके अंदर मुख्तलिफ इदारे भी, जिसके अंदर CBC भी शामिल है, KMC भी शामिल है, किसी की जानिब से भी जो भी होटल इंतज़ामिया है, जो भी रेस्टोरेंट इंतज़ामिया है, उनको इस पर पाबंद नहीं किया गया कि जो भी, पता नहीं अभी तक किसी को ख्याल आया नहीं आया। बहुत शुक्रिया आपका ज़ीशान। हम यहाँ ज़ाहिर है ये DHA और CBC के अंडर ही आते हैं सारे इलाके, सो हम उनसे अपील करेंगे कि बराए मेहरबानी तमाम मुताल्लिक़ा इदारे, इसके अलावा भी जो भी है KMC जो भी है, हुकूमत सिंध में भाई
ये रेस्टोरेंट्स जो इतने यहाँ पे कायम हैं, ये इतना अफोर्ड कर सकते हैं कि ये 2 लाइफ गार्ड हमा वक्त 24 घंटे भी इनके पास तैनात हो सकते हैं? अगर सुबह कोई खुल रहा है, मतलब शाम में कोई खुल रहा है, अवेलेबल रह सकते हैं, क्योंकि सैकड़ों एक रेस्टोरेंट के सिर्फ एम्प्लॉयज हैं, सैकड़ों। If you've been there, you know that कि किस वॉल्यूम का बिजनेस है। अब्दुल्ला, अगर देखा जाए तो ये पट्टी कोई इतनी बड़ी भी नहीं है, सी व्यू अलग है, ये एक डिफरेंट है 2 दरिया की पट्टी, इसको कमर्शियली बनाया हुआ है, तो इसको फिर आप इसकी सेफगार्ड भी करें ना, कि लोग एवं तो ना आगे बीच में जंपे ना आए। और इसके अलावा एक डेवल्स पॉइंट है, ये एक ही पॉइंट है जहाँ 2 दरिया पे इन रेस्टोरेंट से पहले जो पॉइंट आता है, जहाँ पे ये गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, लोग भी होते हैं, ये जहाँ ये हादसा पेश आया है, मतलब कितना मुश्किल काम है लाइफ गार्ड्स इन जगहों पे तैनात करना। वैले पार्किंग है, वहाँ पार्किंग के लिए पूरा इंतजाम है, चार्ज पार्किंग है, मतलब पैसे बनाने के लिए एक एक चीज वहाँ है। एंड व्हाई नॉट? ओके फाइन, इट्स अ बिजनेस, बट एटलीस्ट ये भी करें आप, बी अ लिटिल, जिसको कहते हैं ना, सोशली रिस्पॉन्सिबल हो आप। खैर एनीवे, तो ये इंतजामिया के लिए भी एक सवाल था। मुल्क में बालाई और वस्ती इलाकों में कदर हल्की मानसून बारिशें अभी भी जारी हैं। महकमा मौसमियात ने आज से गिलगित बल्तिस्तान पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों, बाद शहरों और वस्ती पंजाब में तेज़ हवाओं, गरज चमक के साथ मजीद बारिश की पेशगोई की है। कराची में कोई नई बात बताएं, वहाँ तो बारिश हो ही रही है। कराची में 1-1.5 माह से बादल मौजूद हैं, लेकिन बादल, मैं कहता हूँ कोई इन्हें सुई चुभो दे, कुछ कर दे। लिटरली सुई की ज़रूरत है अब, और सुई भी शायद कहीं ना कहीं चुभ ही रही है, क्योंकि बहुत ही हल्की, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल बारिश, कहीं नहीं, बारिश नहीं कहेंगे, बूंदाबांदी कहीं हो भी रही है कराची में, वो भी ज़्यादा फुहार पड़ती है। मुझे वैसे मेरे यहाँ तो वो भी नहीं हुआ। अंजुम नज़ीर ज़ैगम साहब हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के। बहुत शुक्रिया अंजुम साहब। अंजुम साहब, हम बाकी मुल्क में हमें पता है बारिशें हो रही हैं सर, हम उसकी बात करेंगे, लेकिन इन कराची वी डू नीड सम रेन सर। देखें जी, बहुत शुक्रिया। कराची का मौसम तो बहुत सुहाना है, बादल भी हैं, हवाएं भी चल रही हैं, कभी कभी कहीं कहीं बूंदाबांदी भी हो जाती है। दिस इज़ अ वेरी प्लेजेंट वेदर फॉर कराची। अगर आप कुछ तेज़ बारिशों की बात करते हैं तो उसमें अभी थोड़ा सा मज़ीद टाइम है, क्योंकि जो मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं वो फिल वक्त इस बात को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि मुल्क के सदरन इलाकों में, जिसमें सिंध भी है, कराची भी है, उसमें कोई अच्छी बारिश हो सके। ताहम इस बात की तवक्को है कि जो सेकंड फेज़ ऑफ मानसून होगा, यानी कि 15 अगस्त के बाद, इस बात की तवक्को है, जो पैरामीटर्स इस बात का इशारा दे रहे हैं कि जो मानसून है इसका एक्सेस जो है वो शिफ्ट होगा साउथवर्ड, और इस बात की तवक्को है कि अगस्त के आखिरी 10 से 12 दिन और सितंबर में जो है वो सिंध समेत कराची में अच्छी बारिशें हो सकती हैं। तो यानी अभी हमें 10-15 दिन, और अगर कराची में आप बैठे हैं तो प्लीज़ आप इंतज़ार करें और बस वो बादल एंजॉय करें। अब बाकी मुल्क की तरफ चलते हैं। ज़ैगम साहब, बारिशें तो हो ही रही हैं, अभी आप कह रहे हैं कि एक और स्पेल जो है वो भी शुरू होने वाला है, इज़ दैट राइट? जी बिल्कुल, स्टार्ट हो चुका हुआ है स्पेल। लाहौर में कल हमने देखा 74 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई, इसके साथ कश्मीर में, केपी में भी बारिश देखी गई। ताहम ये सिलसिला आज से मज़ीद शिद्दत इख्तियार करेगा, स्पेशली जो हमारे गलियात के इलाके हैं, यहाँ पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पर कुछ थोड़ी सी बारिश में शिद्दत रहेगी, जिसके साथ जो है लैंड स्लाइडिंग का खदशा भी बरकरार रहेगा। ये सिलसिला जो है केपी में ज़्यादा, केपी के अक्सर इलाकों में जो है वो बारिश के इम्कानात हैं। इसके साथ साथ कश्मीर, गलियात, पंजाब के बालाई इलाकों, वस्ती इलाकों में भी वक्फे से जो है बारिश, और चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। अच्छा सर, वो कहीं क्लाउड बर्स्ट या फ्लैश फ्लडिंग के खदशात भी मौजूद हैं? क्योंकि जाहिर है अभी हमने पिछले दिनों बहुत तबाही देखी है, लोगों की जानें भी गई हैं। देखें जी, जो केपी के नदी नाले हैं, इनमें फ्लैश फ्लडिंग्स हो सकती हैं, और क्लाउड बस्ट आप नहीं कह सकते। क्लाउड बस्ट तो ज़ाहिर है जब इवेंट की अकरेंस होती है फिर पता चलता है, वक्त से पहले कहना कबलस वक्त होता है। फिर मैं एक दफ़ा आपके तवज्जो से ये बात बता दूं कि क्लाउड बस्ट मोस्टली जो है वो पहाड़ों की वादियों में होता है, और जो पिछला सिलसिला हमने देखा उसमें भी क्लाउड बस्ट से ज़्यादा जो है वो ग्लॉफ के इवेंट्स ने जो है केपी में, जीबी में ज़्यादा तबाही मचाई। किसके इवेंट्स हैं, दोबारा बताइएगा? ग्लॉफ, जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स होते हैं, जो ग्लेशियर लेक्स फटती हैं ड्यू टू थंडरस्टॉर्म, ड्यू टू रेन। अच्छा सर, ये गिलगित के हमने मुतादिद विजुअल्स देखेंगे, गारा नुमा, मट्टी नुमा, ये जो अजीब
पानी नहीं होता, ये गारा होता है, ये मिट्टी होती है, ये जो बह रही है, ये ऐसा लगता है लावा है। ये क्या है? ये क्या फिनोमेना है? देखिए, यही ग्लोफ के इवेंट यही होते हैं। ग्लोफ के इवेंट, अगर यहाँ पर बारिश कोई बहुत ज्यादा इंटेंस होती तो आपको ये गारा नजर नहीं आता, ये पत्थर नजर नहीं आते। ग्लोफ के इवेंट में जब ग्लेशियर फटता है तो उसके साथ जो है वो ग्लेशियर का पानी कम होता है और उसके साथ साथ जो है ये मिट्टी, पत्थर और जो गारा होता है ये ज्यादा स्पीड के साथ नीचे की तरफ आता है, क्योंकि जब बर्स्ट होता है तो एक धमाके की आवाज सी भी आती है और उसके साथ जो है ये फिर अपने ग्रेविटेशनल फ्लो के साथ जो है नीचे की तरफ ये सारा बड़ा पेस्टी हो चुका होता है तब तक वो, अगर उसमें पत्थर और ये ग्लेशियर क्यों फट रहे हैं? ये गर्मी की वजह से, ये टेम्परेचर राइज होने की वजह से ये ग्लेशियर लेक्स जो झीलें हैं ये फट रही हैं, या फिर ये बारिश ज्यादा होने की वजह से हो रहा है? लेकिन जी इसके फटने का जो सबब है वो आपका दर्जा हरारत का बढ़ना है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि पाकिस्तान, जैसा कि हम कहते हैं, क्लाइमेट चेंज से मुतासरा टॉप 5 में है। तो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट पाकिस्तान भर में डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट आ रहा है। फॉर एग्जांपल जो हमारे नदर्न एरियाज हैं, यहाँ के टेम्परेचर जो हैं वो अब्रप्टली हाई होते चले जा रहे हैं। अगर यही बात हम पंजाब की करते हैं तो पंजाब में टेम्परेचर एज सच उस लिहाज से राइज नहीं हुए, बल्कि डिक्लिनेशन की तरफ है ड्यू टू मैक्सिमम टाइम जो है वो हमारे यहाँ क्लाउड कवर रहता है या क्लाउड कवर रहा है। तो जो हमारे नॉर्दर्न इलाके हैं वहां पर जो है टेम्परेचर बहुत ज्यादा एब्रप्टली बढ़ रहे हैं। देखिए 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा अगर पहाड़ी इलाकों में टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ये अलार्मिंग सिचुएशन होती है। अच्छा, जो हमारी सिचुएशन बनी हुई है, कोई और कंपैरिजन आप दुनिया में दे सकते हैं? क्योंकि यूरोप में भी वैसे अब इतनी गर्मी पड़ रही है, बर्तानिया में, और बारिशें और फ्लड्स और टेक्सास का हाल आप देखें, चाइना में आप देख लें, किसको आप क्लोजली हम कंपेयर कर सकते हैं कि हमारे हालात वहाँ भी वैसे ही हैं? देखिए जी, टेक्सास की आपने बात की, अमेरिका में, वहां पर भी उनके लिए भी एक सरप्राइजिंग फ्लड था, हैवी टॉरेंशियल डाउनपोर हुआ जिसकी वजह से फ्लडिंग्स हुई। तो आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान के महकमे मौसमियात से गलती होती है। नेचर के साथ तो कोई भी नहीं लड़ सकता। नेचर की जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन होती है वो आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं। होना क्या है, इट्स ओनली नोज बाय द नेचर। सेकेंडली, अगर आपने कंपैरिजन करना है चाइना की, अगर हम बात करते हैं तो चाइना में भी बड़ा शदीद किस्म का सैलाब आया हुआ है। वहां पर भी जो है वो बहुत सिचुएशन पैथेटिक हुई हुई है। अगर आप कंपैरिजन की बात करते हैं तो वी कैन कंपेयर आवर सिचुएशन विद इंडिया। इंडिया में जो है अगर मैं आपसे बात करूं तो लास्ट ईयर जो है वो काफ़ी क्लाउड बर्स्ट के इवेंट हुए, जिसकी वजह से हमने देखा कि अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में बड़ी सीवियर किस्म की जो है फ्लडिंग्स आपने देखी। उसमें आपने अगर देखा होगा तो आपको पानी ज्यादा नजर आया एज कम्पेयर टू गारा, क्योंकि वहां पर भी ग्लोफ के इवेंट हुए लेकिन वो हुए ड्यू टू टॉरेंशियल। अच्छा सर, लास्टली आपने कहा था कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा सऊदी साइड पे अच्छी बारिश के लिए। ये इंतजार कितना, 1 हफ्ते 2 हफ्ते, बाय द एंड ऑफ अगस्त? एंड ऑफ अगस्त आप कह रहे हैं? कराची इस वक्त जो ग्लोबल पैरामीटर्स हैं वो कुछ यानी कि इस तरह से होते चले जा रहे हैं कि एमजीओ जो है वो इंडियन ओशन की तरफ आती हुई नजर आ रही है। अगले 4 से 5 रोज के दौरान ये एक ऑस्किलेशन होती है जो कि अरेबियन सी के पानियों को गर्म करती है। इसके साथ साथ जो है वो जो हमारा नीनो इंडेक्स है वो भी नेगेटिव की तरफ जा रहा है, मतलब हम लानीना, वीक लानीना की तरफ जा रहे हैं। और लानीना इज बेस्ट फॉर रेनफॉल फॉर आवर सदर्न रीजन। तो इस बात की तवक्को है कि कुछ 16 या 17 तारीख के आसपास बे ऑफ बंगाल में कोई लो प्रेशर एरिया डेवलप होगा। तो इस बात की तवक्को है कि ये जो है सदर्न साइड पर जो है वो मूव करेगा और हमें कुछ अच्छी बारिशें देखने को मिल सकती हैं सिंध। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू अंजुम नज़ीर बेगम साहब। अभी एक ब्रेक लेंगे थोड़ी देर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एक ट्रिब्यूट और बड़ा ही हमारा फेवरेट ट्रिब्यूट है जियो पाकिस्तान में हम खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं मारूफ शायर ड्रामा निगार अमजद इस्लाम अमजद साहब को उनकी सालगिरह के मौके पर। आज जियो पाकिस्तान में हम खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं मारूफ शायर और ड्रामा निगार अमजद इस्लाम अमजद को। मारूफ अदीब, शायर, ड्रामा निगार, नक्काद अमजद इस्लाम अमजद 4 अगस्त 1944 को लाहौर में पैदा हुए। 1975 में पंजाब आर्ट्स काउंसिल के डिप्टी डायरेक्टर मुकर्रर हुए। अमजद इस्लाम अमजद के ड्रामों में वारिस, दिन और फिशार ने बहुत मकबूलियत हासिल की। अगर कभी मेरी याद आए तो चांद रातों की नर्म दिलगीर रोशनी में किसी सितारे को देख लेना।
अगर वो नखले फलक से उड़कर तुम्हारे कदमों में आ गिरे तो ये जान लेना वो इस्तिआरा था मेरे दिल का। अमजद इस्लाम अमजद को सितारा इम्तियाज और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया। अमजद इस्लाम अमजद की तसानीफ में जरा फिर से कहना, बरज़ख, मेरे भी हैं कुछ ख्वाब, सातवां दर, मोहब्बत ऐसा दरिया है शामिल हैं। बेनिगाह आँखों से देखते हैं पर्चे को, बेख्याल हाथों से अनबने से लफ्ज़ों पर उंगलियां घुमाते हैं, या सवालनामे को देखते ही जाते हैं। बेख्याल हाथों से अनबने से लफ्ज़ों पर उंगलियां घुमाते हैं, या सवालनामे को देखते ही जाते हैं। हर तरफ कनखियों से बच बचा के तकते हैं, दूसरों के पर्चों को रहनुमा समझते हैं। अमजद इस्लाम अमजद का इंतकाल 10 फरवरी 2023 को हुआ। हम आपसे इजाज़त लेके कल मिलते हैं इंशाल्लाह।